Hi guys, back again with the third and the final video lecture in Shemasini. So please open up on chapter 5, the redressing effects of poetry. This is in fact in continuation to the last chapter, to sequence में एक. इसका second paragraph देखें. Heaney presents various arguments against poetry and then comes forth with his own arguments in favor of poetry. He tries to prove that poetry not only provides delight to human soul but also brings wisdom to mankind. दोनों चीज़ें करती है, delight भी और विजडम भी देती है पोइट्री. ये भी एक रीड्रेसिंग इफेक्ट है, एक फ़ायदा है पोइट्री का. Poetry has many redressing effects and Heaney discusses them one by one. The first redressing effect of poetry is achieved by the counterweighting force. Last lecture में डिस्कस किया था. Since poetry itself is a glimpsed alternative, the poet stands witness to the plane of consciousness established in the poem. पोइट्री में जब आप आइडियल एक वर्ल्ड की पिक्चर दिखाते हैं, काउंटर रियलिटी दिखाते हैं, जिसमें अल्टरनेटिव वर्ल्ड दिखाते हैं, अल्टरनेटिव टू दिस रियल वर्ल्ड, तो वो उस वक्त सिर्फ पोइट का विजन होता है और पोइट जो है सिर्फ पोइट ही विटनेस होता है उस विजन का, क्योंकि उसी ने देखा होता है. अगला पैरा छोड़ के नेक्स्ट पेज पे पहला पैरा देखें. टू क्रिएट अ बैलेंस इन द वर्ल्ड द पोइट एड्स वेट टू द लाइटर स्केल. वही सिमोन वील्स लॉ. द पोइट अटेन्स the capacity to see both sides of the picture and sides with the deserving entity. लास्ट लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि डिजर्विंग साइड जो लाइटर स्केल है उसमें वो वेट डालता है, जिसको काउंटर वेटिंग फंक्शन कहते हैं पोइट्री का. ये भी एक रीड्रेसिंग इफेक्ट है और ये बेस करता है सिमोन वील्स लॉ पे. उसके बाद अगले 4 पैराग्राफ छोड़ दें, लास्ट पैराग्राफ पे आए. अनदर इंपॉर्टेंट रीड्रेसिंग इफेक्ट ऑफ पोइट्री इज द एक्सरसाइज ऑफ होप. पोइट्री आपको होप देती है कि इस वर्ल्ड के इल्स या प्रॉब्लम्स हल हो सकते हैं. जब ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज़ पोइट्री में जब पोइट दिखाता है तो इससे इंसान को होप मिलती है, क्योंकि उस ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड में सोल्यूशंस होते हैं. जो पोइट्री में आइडियल वर्ल्ड दिखाया जाता है उसमें इस वर्ल्ड की इम्परफेक्शंस नहीं होती इस रियल वर्ल्ड की, और उसी के ज़रिए पोइट आपको होप देता है और पोइट आपको बताता है कि कैसे इस रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स हल किए जा सकते हैं थ्रू दैट आइडियल वर्ल्ड जो कि पोइट्री में दिखाता है वो आपको, ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज़. बोथ पोइट्री एंड होप आर इंटर रिलेटेड. Heaney quotes Václav Havel who says होप या पोइट्री, होप में पोइट्री एक ही चीज़ है, क्योंकि पोइट्री से इंसान को होप मिलती है कि मिजरीज जो है रियल लाइफ की वो हल हो सकती हैं. पोइट अपने विजन के थ्रू एक जो आइडियल वर्ल्ड का तस्वर देता है उसमें ये मिजरीज का सलूशन मौजूद होता है. उसी पे, उसके विजन पे ही अमल करके उसके ख्वाब की ताबीर करने के लिए फिर लोग एफर्ट करते हैं और उसी से फिर चीज़ें ठीक होती हैं. वो इलामा इकबाल वाली पोइट्री के उसने ख्वाब दिया और उसकी ताबीर फिर होगी बाद में. होप या पोइट्री इज अ स्टेट ऑफ माइंड, इट इज़ नॉट द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड. ये होप या पोइट्री जो है ये एक मेंटल स्टेट है. ज़ाहिर है पोइट्री भी जो है वो रियल वर्ल्ड की पिक्चर प्रेजेंट नहीं करती, रियलिटी की पिक्चर नहीं प्रेजेंट करती, बल्कि एक इमेजिन्ड वर्ल्ड, इमेजिन वर्ल्ड की पिक्चर देती है. तो इट इज़ इमेजिन जो भी चीज़ की जाए वो स्टेट ऑफ माइंड होती है. तो इमेजिन वर्ल्ड वो दिखाती है वो सिर्फ दिमाग में होता है पोइट के, रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए इसको स्टेट ऑफ माइंड कहा गया. होप भी जो है वो दिमाग में ही होती है. आपको रियल लाइफ में अगर होप ना भी नजर आए तो आप कम से कम यू क्लिंग ऑन टू द होप. वो आप मेंटली अगर आप स्ट्रांग हो तो आप होप अपने पास रखते हैं, चाहे आपके इर्द गिर्द रियलिटी बहुत ही मिजरेबल क्यों ना हो. इसलिए होप भी स्टेट ऑफ माइंड है और पोइट्री भी स्टेट ऑफ माइंड है. इट इज़ नॉट द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड. ईदर वी हैव होप, poetry within us, or we don't. It is an orientation of the spirit, an orientation of the heart. It is not the conviction that something will turn out well, but the certainty that something makes sense regardless of how it turns out. ज़रा पोइट आपको होप देता है अपनी पोइट्री के थ्रू. तो पोइट्री और होप एक ही चीज़ है. जब आपको वो ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज़ दिखाता है अपनी पोइट्री के थ्रू, जिसमें प्रॉब्लम्स जो हैं उनका सोल्यूशन होता है, तो उसको नहीं पता होता कि जिस वर्ल्ड, जो ऑल्टरनेटिव आइडियल वर्ल्ड का वो विजन दे रहा है अपने रीडर को, पोइट जो अपने रीडर को वो विजन दे रहा है, क्या वैसे उसकी ताबीर हो सकेगी रियल लाइफ में, उसको नहीं पता होता. वो तो एक जस्ट विजन देता है और उम्मीद रखता है कि किसी ना किसी दिन ये जो मैंने विजन दिया है ये मटीरियलाइज या रियलाइज हो जाएगा और जो सफरिंग्स है, मिजरीज है, वो हल हो जाएंगी. मैंने तो एक सोल्यूशन दे दिया अपनी पोइट्री में. तो उसको नहीं पता होता कि ऐसा होगा भी कि नहीं, लेकिन उसको एक चीज़ पता होती है कि ये सेंस बनती है, इसकी जो विजन मैंने दिया अपनी पोइम में उसकी सेंस बनती है, वो नॉन सेंसिकल बात नहीं है. तो जिस चीज़ की भी सेंस बनती है उस आइडियल वर्ल्ड की या उस ऑल्टरनेटिव इमेजिन वर्ल्ड की वो पिक्चर देता है अपनी पोइट्री में, जिसमें इस रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन होता है. और वो सोल्यूशन ऐसा होता है कि जिसकी सेंस बन रही होती है और उसको नहीं पता होता पोइट को, क्योंकि उस वक्त तो ख्वाब ही होता है ना उसको नहीं पता होता कि आगे जाके ये विजन इसका अचीव हो पाएगा कि नहीं. रिगार्डलेस ऑफ हाउ इट टर्न्स आउट का मतलब यही है आगे जाके क्या होगा इसका. नेक्स्ट पैराग्राफ नेक्स्ट पेज पे छोड़ दें, उससे अगला देखें. पोइट्री डज नॉट क्रिएट द आइडियल वर्ल्ड बट इट शोज द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग दैट वर्ल्ड एंड दिस इज द रीअश्योरेंस इन इटसेल्फ. पोइट्री आइडियल वर्ल्ड
क्रिएट नहीं कर देती आपके लिए। ये नहीं है कि आपने पोइट्री की तो वर्ल्ड ही बदल गया, अब ये वर्ल्ड आइडियल वर्ल्ड हो गया, नहीं, वर्ल्ड वैसा का वैसा ही है, मिजरेबल ही रहा है, लेकिन पोइट्री ने आपको पॉसिबिलिटी दिखा दी कि ये वर्ल्ड, रियल वर्ल्ड, एक आइडियल वर्ल्ड में कन्वर्ट किया जा सकता है, और वो उसकी पॉसिबिलिटी पोइट्री ने दिखा दी आपको। ये एक अपनी तरफ से रीअश्योरेंस है, इंसान एश्योरेंस फील करता है, तो ये भी रीड्रेसिंग इफेक्ट है एक पोइट्री का। अभी पिछले पैराग्राफ में देखा था कि होप देता है, ये भी रीड्रेसिंग इफेक्ट है पोइट्री का। ये रीअश्योरेंस आपको देता है, ये भी रीड्रेसिंग इफेक्ट है। तो गिनते जाइएगा ये सारे रीड्रेसिंग इफेक्ट्स ऑफ पोइट्री। इन्हीं पे क्वेश्चन आएगा आपको कि पोइट्री के रीड्रेसिंग इफेक्ट्स गिनवाएं, तो जैसे जैसे हमने डिस्कस किया है वैसे वैसे आप गिनते जाइएगा। दिस गिव्स अस कॉन्फिडेंस दैट अ बेटर वर्ल्ड कैन बी क्रिएटेड। दिस वर्ल्ड इज अ लैबिरिंथ वेयर मैन इज लॉस्ट। पोइट्री शोज अस द राइट पाथ। ठीक है, सारे रीड्रेसिंग इफेक्ट्स हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, नेक्स्ट पैराग्राफ छोड़ के उससे अगले पे आ जाएं। द विजन ऑफ पोएट्री ब्रिंग्स अ पॉसिबिलिटी, अ होप दैट चेंज विल कम वन डे। वो उम्मीद देती है आपको, विजन देती है कि ये अल्टरनेटिव वर्ल्ड जो पोएट्री आपको दिखाती है, एक ऐसी दुनिया की पिक्चर दिखाती है जिसमें वो मसले नहीं है, और उम्मीद देती है कि इस दुनिया के रियल वर्ल्ड के ये प्रॉब्लम्स एक दिन हल हो जाएंगे और वो विजन जो है वो अचीव हो जाएगा। पोएट्री एनेबल्स वन टू मेक सेंस आउट ऑफ द लैबिरिंथ ऑफ लाइफ। लैबिरिंथ में इसको कहते हैं। तो जब वो अल्टरनेटिव वर्ल्ड की पिक्चर आपको पोएट देता है, तो आपको जो रियल वर्ल्ड आपको पता है ये एक लैबिरिंथ की तरह, एक मेज की तरह है, भूल भुलैया जिस तरह है कि आपको पता नहीं चलता, लाइफ आपकी गुजर जाती है और ऐसे मुश्किल रस्तों में से आप गुजरते हैं सारी जिंदगी। इजी वे नहीं है लाइफ में, इसीलिए उसने इसको लैबिरिंथ ऑफ लाइफ का है रियल वर्ल्ड को। तो इसमें लैबिरिंथ ऑफ लाइफ जो रियल वर्ल्ड है, इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं इस लैबिरिंथ में, इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, उन की सेंस बनाने के लिए, उनको समझने के लिए पोइट्री बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पोइट्री आपको लैबिरिंथ खुला दिखाती है। पोइट्री इस रियल वर्ल्ड, ये जो रियल वर्ल्ड है ये एक लैबिरिंथ की तरह है ना, कॉम्प्लिकेशंस हैं, कम्प्लेक्सिटीज हैं, तो ये कम्प्लेक्सिटीज का सोल्यूशन आपको पोइट्री दिखा देती है। एंड पुट्स अस इनटू द वर्ल्ड ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस। इमेजिनेशन एक्चुअली कलर्स द रियलिटी एंड गिव्स इट एन आर्टिस्टिक विजन। फिर इस तरह रियलिटी तो बहुत आपको पता है ब्लीक है, ग्रिम है, तो रियलिटी फियर्स है काफ़ी, ठीक है, होपलेस है, लेकिन इमेजिनेशन से जब पोइट जो है वो आपको एक ऐसा अपना माइंड यूज़ करके एक ऐसा वर्ल्ड दिखाता है जिसमें इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो इससे आपके इस मिजरेबल वर्ल्ड में भी रंग भर जाता है, और बेशक हालात जैसे मर्जी हो, बड़ी होपलेस और मिजरेबल कंडीशंस में भी आपको एक होप नज़र आती है, आपकी लाइफ में कलर आ जाता है, और आर्टिस्टिक विजन की वजह से कलर आता है। एक और रीड्रेसिंग इफेक्ट ऑफ पोएट्री देखते हैं, डिलाइट और विजडम। ये तो पहले हम देख ही चुके हैं। अनदर रीड्रेसिंग इफेक्ट ऑफ पोएट्री इज दैट इट टेक्स वन टू विजडम थ्रू डिलाइट। ठीक है, पहले आपको डिलाइट पोएट्री देती है और फिर आपको विजडम। ये भी फायदा पोएट्री का रीड्रेसिंग इफेक्ट है। डिलाइट कैसे कि जब आप पोएम को पढ़ते हैं तो उसकी राइम स्कीम, उसका रिदम, उसकी लिंग्विस्टिक पॉसिबिलिटीज, उसकी कॉनोटेशंस, उसमें वर्ड्स की लिंग्विस्टिक एबिलिटी ऑफ द पोएट, ठीक है, वेरियस फॉर्म्स जो उसमें फिगर्स ऑफ स्पीच, ये सारी चीज़ें जब आप देखते हैं तो आप ज़रा खुश होते हैं, डिलाइट मिलती है। फिर जो होप वो आपको वो दिखाती है पोएम आइडियल वर्ल्ड की फॉर्म में, वो से भी आपको डिलाइट मिलती है, होप। और विजडम भी मिलता है। विजडम कैसे मिलता है कि आपको पता चलता है कि इस दुनिया की कम्प्लेक्सिटीज़ आपको समझ आती हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इस रियल लाइफ में मुश्किल तरीके से एक्सपीरियंस करके सीख सकते थे, तो पोइट अपना एक्सपीरियंस के थ्रू आपको जो चीज़ें हैं वो उस रियल कम्प्लेक्स एक्सपीरियंस से गुजरे बगैर वो आपको बता देता है, और आपको विजडम मिल जाता है, पोइट का विजडम। इट टेक्स वन टू विजडम थ्रू डिलाइट, नॉट डिलाइट थ्रू विजडम। ऐसे नहीं होता कि ये आपको पहले डिलाइट मिलती है फिर विजडम मिलता है पोइट्री से। ऐसे नहीं कि पहले आपको किसी पोइट की पोइम पढ़ें तो उससे आपको विजडम पहले मिल जाए और डिलाइट बाद में मिले, ऐसे नहीं है, पहले डिलाइट और फिर विजडम। व्हेन अ पोइट राइट्स द इमीडिएट कंसर्न इज द प्लेजर ऑफ द सीन। पोइट के लिखने का पहला मकसद ये होता है कि प्लेजरेबल चीज़ क्रिएट करनी है, प्लेजरेबल क्रिएटिविटी, क्रिएटिव डिलाइट उसका पहला पर्पज़ होता है। उसका पहला पर्पज़ ये नहीं होता कि मैं टीच करूँ, कि मैं विजडम दूँ, इम्पार्ट करूँ अपने रीडर को। द डिलाइट इन एक्सपीरियंसिंग द वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस। और डिलाइट किससे आती है? जब रीडर वर्ड्स और एक्सप्रेशंस पोइट के पढ़ता है। ज़रा आपको पता है हर राइटर का अपना स्टाइल है, उसके चॉइस ऑफ वर्ड्स, चॉइस ऑफ एक्सप्रेशंस। दिस रेलिश एंड डिलाइट टेक्स द पोइट टू अ सर्टेन मीनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। और ये पोइट की जगह अगर आप रीडर यहाँ पे लिख लें तो शायद आपको ये बेहतर समझ आ जाएगा। दिस रेलिश एंड डिलाइट टेक्स द रीडर टू अ सर्टेन मीनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। जहाँ पे मैं तेज़ हूँ आप रिवाइंड कर सकते हैं, आप इस वीडियो को अपने कंप्यूटर पे डाउनलोड करके सेव भी कर सकते हैं और पॉज भी कर सकते हैं, रिवाइंड भी कर सकते हैं। अच्छा, तो आपको डिलाइट मिलती है और उससे फिर रीडर को मीनिंग और अंडरस्टैंडिंग आती है, इस वर्ल्ड की कम्प्लेक्सिटीज़ का मीनिंग पता चलता है और इस वर्ल्ड की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग पता चलती है उसको, रीडर को, जब वो पोइट की पोइम पढ़ता। ना सिर्फ रीडर को बल्कि पोइट को खुद भी पता चलता है, इस दुनिया की समझ आती है जब वो पोइट्री करता है। ठीक है,
The world of reality and imagination coexist and they are complementary to one another. तो वर्ल्ड ऑफ रियलिटी, ये रियल वर्ल्ड, और वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन जो पोइट्री में पोइट ने आपको दिखा दिया अपनी पोइम में, ये दोनों साइड बाय साइड एग्जिस्ट करते हैं, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे का. द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन टेक्स प्लेस ऑन द ग्राउंड ऑफ इमेजिनेशन. पोइट एक क्रिएटर की तरह होता है और वो अपनी इमेजिनेटिव पावर्स को यूज करके क्रिएट करता है कुछ. वो पोइम को कहते हैं ना, ये क्रिएटिव आर्ट है, क्रिएटिव पीस आपको देता है पोइम की शक्ल में, क्रिएट करता है पोइम. एट दैट टाइम इट इज फ्री ऑफ द ग्रैंड क्वेश्चंस ऑफ पोइटिक्स. जब पोइट जो है आपको पोइम प्रोड्यूस कर रहा होता है, कोई भी पोइट जब पोइम प्रोडक्शन की प्रोसेस में होता है, जैसे कि हमने बात की थी यू आर बाय सिल्विया प्लैथ, और आप पार्ट 2 में अभी पढ़ेंगे टेड ह्यूज की पोइम है, टेड ह्यूज की पोइम है थॉट फॉक्स. उसमें भी यही चीज़ है कि जो पोइट पोइट्री को ट्रांसक्राइब करने के प्रोसेस में होता है या पोइम प्रोड्यूस करने के प्रोसेस में होता है, तो उसके ज़हन में क्वेश्चंस ऑफ पोइटिक्स, यानी कि पोइट्री की फॉर्म कौन सी यूज़ करनी है और ये सारे क्वेश्चंस नहीं होते द आर्ट ऑफ राइटिंग पोइट्री, बल्कि उसके ज़हन में उसके सबकॉन्शियस से डीप डाउन फ्रॉम विद इन उसके जो उसके इमोशंस होते हैं, वो बगैर कॉन्शियस माइंड की मीडिएशन के बगैर एज इट इज़ वो ट्रांसक्राइब करता है पीस ऑफ पेपर पे. यही असल पोइट्री है. वो पोइट्री नहीं जो एंडेवर्ड या स्टिल्टेड पोइट्री है या लेबर्ड स्ट्रेन्ड पोइट्री है. पोइट्री सही वही है जो कि अनकॉन्शियस माइंड से डायरेक्टली आप पीस ऑफ पेपर पे आ जाए. तो समझ पोइट्री इज नॉट अ कॉन्शियस प्रोसेस, ये भी याद रखिएगा. इट इज शीयर डिलाइट एंड फेलिसिटी ऑफ द राइज एंड द फॉल ऑफ द इनर वॉइस. फिर रीडर को डिलाइट कैसे कैसे मिलती है? राइज एंड फॉल ऑफ द इनर वॉइस. आपको पता है कि राइज एंड फॉल ऑफ द वॉइस, जब आप पोइट्री पढ़ते हैं तो उसमें आपको इंटोनेशन चेंज करनी पड़ती है, कहीं पे राइजिंग इंटोनेशन, कहीं पे फॉलिंग इंटोनेशन. तो स्ट्रेसेस भी आपको पता है, वर्ड स्ट्रेस रिदम में काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं. तो स्ट्रेस की वेरिएशन जब आप पोइम पढ़ते हैं तो उसकी वेरिएशन से भी आपको डिलाइट मिलती है. ये भी एक रिड्यूसिंग इफेक्ट ऑफ पोइट्री है. द रिदम एंड द राइम ऑफ वर्ड्स एंड द प्लेजर ऑफ द आर्ट ऑफ एक्सप्रेशन एट द टाइम ऑफ क्रिएशन. ये भी एक डिलाइट है सोर्स की, रिदम और राइम वर्ड्स की, एंड प्लेजर ऑफ द आर्ट ऑफ एक्सप्रेशन एट द टाइम ऑफ क्रिएशन. एक्सप्रेस करना बजाते खुद एक डिलाइटफुल एक्टिविटी है. अच्छा, नेक्स्ट पैराग्राफ छोड़ दें. W.H. ऑर्डन एक इंग्लिश पोइट हैं और वो W.H. ऑर्डन जो हैं वो आपको बताते हैं कि पोइट्री में कौन कौन से फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं. W.H. ऑर्डन इज एन इंग्लिश पोइट. हिज फेमस ट्रिनिटी ऑफ पोएटिक फंक्शंस इंक्लूड मेकिंग, जजिंग एंड नोइंग. 3 पोएटिक फंक्शंस हैं W.H. ऑर्डन के मुताबिक. मेकिंग, यानी कि जब आप पोइट्री कोई पोइट करता है तो वो कुछ बनाता है, तो क्या बनाता है? पोइम बनाता है. तो दैट इज मेकिंग या क्रिएशन. नंबर 2 जो है जजिंग. जब वो बना लेता है पोइम बना लेता है तो बनाने का प्रोसेस है उसके दरमियान वो जज नहीं करता कि मैं क्या लिख रहा हूँ. मैंने बताया ना कि वो अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड से डायरेक्टली पेपर पे ट्रांसफर होती हैं उसके इमोशंस. बीच में कॉन्शियस माइंड मीडिएट नहीं करता, इंटरप्ट नहीं करता. उसके बाद जब वो मेक कर लेता है, बना लेता है, फिर वो जज करता है कि कैसा बना, अच्छा बना, बुरा बना. एंड नोइंग, फाइनली नोइंग का मतलब ये है उसको असेस करता है, एनालाइज करता है कि मैंने लिख क्या दिया है, और फिर उसको पता चलता है, उसको नॉलेज मिलता है कि ये मैंने क्या पीस ऑफ पोइट्री जो मैंने प्रोड्यूस किया है ये किस चीज के बारे में है. ठीक है, तो इसे ये लगता है कि पोइट्री इज नॉट अ कॉन्शियस प्रोसेस, बल्कि रादर पोइट्री इज अ अनकॉन्शियस स्पॉन्टेनियस वर्क ऑफ इमेजिनेशन. अनकॉन्शियस स्पॉन्टेनियस वर्क ऑफ इमेजिनेशन. नोइंग उसको बाद में पता चलता है, अंडरस्टैंडिंग उसकी प्रॉपर बाद में आती है पोइट को और रीडर को भी ऑब्वियसली. अच्छा, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग इज द फैकल्टी दैट स्ट्रेचेस इटसेल्फ टू द डोमेन ऑफ डिलाइट इन ऑर्डर टू फाइंड इट्स फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ नोइंग. ये जो मेकिंग करता है ना, वो जो पोइट है वो जब मेक करता है पोइम को, तो इसकी मेकिंग में जरा वो राइम स्कीम, रिदम, चॉइस ऑफ वर्ड्स, एक्सप्रेशंस, फॉर्म्स, ये सारी चीज़ें जब वो एम्प्लॉय करता है, यही चीज़ है उसकी मेकिंग में जो कि रीडर के लिए सोर्स ऑफ डिलाइट बन जाती है उसकी पोइम. और उसके बाद वो जज करता है और फिर उसको फिर वो यानी कि नोइंग के फेज से गुजरता है. तो मेकिंग पहले बना ली, उसके बाद वो जजिंग फेज से गुजरेगा पोइट और फिर नोइंग फेज से गुजरेगा. हेंस final destination of knowing passing through the planes of judging. Hence poets create to judge and that brings awareness. तो पोइट जो भी बनाते हैं वो उसको फिर जज करते हैं और इसी से अवेयरनेस आती है. फिर नोइंग के प्रोसेस से भी गुजरते हैं तो उनको भी अवेयरनेस आती है, उनके रीडर को भी आती है. ये बजाते खुद अवेयरनेस और नोइंग ये क्या चीज़ है, ये भी बेनिफिट है पोइट्री का. तो ये भी एक रीडर्सिंग इफेक्ट है पोइट्री का. द फोर्थ रीडर्स ऑफ पोइट्री इज इट्स सेल्फ डिलाइटिंग इन्वेंटिवनेस. ज़रा ये जो क्रिएटिव पावर अपनी यूज़ करता पोइट, तो ये इससे वही जैसे मैंने बताया कि राइम स्कीम, रिदम, चॉइस ऑफ वर्ड्स, ये एक
ऐसी क्रिएटिविटी है जो कि डिलाइटफुल है, क्रिएटिविटी पोइट के लिए भी और रीडर के लिए भी जब वो पढ़ता है तो डिलाइट भी एक उसका रिड्रेसिंग इफेक्ट है, खुशी मिलती है पोइट को भी रीडर को भी, क्रिएटिव प्रोसेस में से गुजरता है जब वो। इट्स जॉय इन बीइंग अ प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज एज वेल एज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ थिंग्स इन द वर्ल्ड। दो जॉयज इससे आपको मिलती हैं, एक तो ये कि इट इज द प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज की आपको पता है बहुत सारी इन्फ्लेक्शंस वो यूज करता है, लैंग्वेज लिंग्विस्टिक वैरायटी वो देता है पोइम में, आपको पता है लिंग्विस्टिक पॉसिबिलिटीज, एक एक वर्ड के डिफरेंट कॉनोटेशन कॉनोटेटिव मीनिंग्स वो यूज करता है, वर्ड फॉर्म्स डिफरेंट यूज करता है जो कि सरप्राइज करती है रीडर को, पोइट को खुद भी, जिससे आपको डिलाइट मिलती है। एंड एज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ थिंग्स इन द वर्ल्ड, और फिर ये एक आइडियल वर्ल्ड जो दिखाता है तो वो रियल वर्ल्ड की ही चीजों की रिप्रेजेंटेशन होता है आइडियल वर्ल्ड, तो ये इससे भी आपको डिलाइट मिलती है। अगला पैराग्राफ छोड़ दें, उससे अगले पैराग्राफ की थर्ड लाइन देखें, द प्ले ऑफ वर्ड्स रिदम एंड राइम डिलाइट्स, इन चीजों से डिलाइट मिलती है, वाइल द मीनिंग मैसेज एंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्चुअल वर्ल्ड लीड्स टू नॉलेज। तो डिलाइट मिलती है रिदम राइम स्कीम से, जबकि आपको डिलाइट के बाद आपको विजडम मिलता है, और विजडम किसी से मिलता है, उस पोइम का जो मीनिंग है, उस पोइम का जो मैसेज है, और ज़रा वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्चुअल वर्ल्ड है, उसी से आपको विजडम मिला, आपको नॉलेज मिला। ये दोनों पोएट्री के रीड्रेसिंग इफेक्ट्स हैं। Wisdom and understanding. W.B. Yeats states that the will must not usurp the work of imagination. विलफुली पोइट्री कभी भी नहीं होती, ये हमेशा अनकॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली होती है, ये सोच के नहीं की जाती कि मैं पोइम लिखने लगा हूँ, ये आमद होती है, पोइट के ऊपर एक आमद होती है, जैसे वही आप समझ लें कि एक आमद होती है और वो लिखता है फिलबदी, यानी कि स्पॉन्टेनियसली वो लिखता है। तो रोमांटिक्स जो है उनका भी यही ख्याल है कि पोइट्री जो होती है वो एंडेवर्ड या स्टिल्टेड नहीं होनी चाहिए, ये स्पॉन्टेनियस होती है। वो वर्ड्सवर्थ कहता है ना कि स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल इमोशंस, यही तो डेफिनेशन उसके नजदीक, तो यही बता रहा है W.B. Yeats का भी यही ख्याल है कि पोइट्री इज स्पॉन्टेनियस, ठीक है, इंटरप्ट नहीं करता कॉन्शियस माइंड इसमें। तो विल जो है, विल शुड नॉट यूसर्प द वर्क ऑफ इमेजिनेशन का मतलब यह है कि आपकी विल नहीं होनी चाहिए बीच में कि मैं क्या लिखने लगा हूं, अब मैंने कैसे लिखना है, अब मैंने क्या फॉर्म्स यूज करने हैं, ये ऑटोमेटिक होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। विल एक्सरसाइज किए बगैर अनकॉन्शियसली पोइम लिख देता है पोइट, और ये वर्क ऑफ इमेजिनेशन होता है जो कि विल कंट्रोल नहीं कर रहा होता है इस वर्क ऑफ को। फिजिबिलिटी और प्रैक्टिकलिटी शुड नॉट टेक ओवर अ पोइट्स विजन, इनके पोइट को मेक करना चाहिए ना, तीन फंक्शन है ना, मेकिंग, जजिंग एंड नोइंग, तो पोइट को मेक करना चाहिए, जज नहीं करना चाहिए कि जो मैं मेक कर रहा हूँ वो फिजिबल है, वो प्रैक्टिकल है कि नहीं, जज नहीं करना चाहिए उसको, जज बाद में करना चाहिए, पहले मेक कर ले फिर जज करे और फिर उसको नॉलेज मिलेगा। तो feasibility practice should not take over a poet's vision. The poet should and must maintain his artistic integrity. He should not narrow down his scope by limiting poetry to certain dimensions of time and space. ये बात हमने की थी कि पोइट्री का स्कोप नैरो नहीं है, इसलिए पोइट को भी चाहिए कि वो अपनी पोइम्स का स्कोप नैरो ना रखे, यानी कि बस एक पर्टिकुलर रीजन ऑफ स्पेस या एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के इंसिडेंट्स ही ना बयान करता रहे। पोइट्री के यूनिवर्सल फंक्शंस हैं, यूनिवर्सैलिटी है पोइट्री में, यानी कि हर वक्त, यानी कि ऑल ओवर द हिस्ट्री या स्पेस की बात करें तो ऑल ओवर द स्पेस या किसी भी स्पेशल लोकेशन की बात की जा सकती है पोइट्री में, किसी भी टाइम की बात की जा सकती है। अपने आप को लिमिट ना करेगा जी बस एक ही पर्टिकुलर एक साल पकड़ ले कोई अपनी पसंद का और उसी साल में एक पर्टिकुलर इलाका पकड़ ले दुनिया का और बस उसी इलाके में जो साल में चीजें हुई हैं बस वही बताता रहे, वही पॉलिटिकली, यानी कि पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के तौर पर पोइट्री यूज करता रहे, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और हैकलर जैसे चाहते हैं, ऐसे नहीं उसको करना, लिमिट नहीं करना चाहिए इश्यूज को एथिकल एथनिक, सोशल, कल्चरल, इन पॉलिटिकल, इन बाइसेस के ऊपर इश्यूज लिमिटेड नहीं करने चाहिए, बल्कि ऊपर से फ्रॉम द अपर प्लेन इसको कंप्लीट पिक्चर देखनी चाहिए पोइट्री को, पोइट को, और उसकी पोइट्री में ऑल इंक्लूसिवनेस होनी चाहिए, कंप्लीट पिक्चर होनी चाहिए, लिमिटेड नहीं होनी चाहिए स्कोप में, वरना वो पोइट्री नहीं लगी प्रोपेगेंडा बन जाएगा। इट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी बाउंड्स इम्प्लाइड बाय द विल। द पोइट शुड मेक फर्स्ट टू लेटर जज, पहले बनाए जज बाद में करे, एंड नो, और फिर नॉलेज भी बाद में आता है, नॉट वाइस वर्सा, इसको उलट नहीं करना इस तरतीब को, पहले मेक फिर जज और फिर नो। पोइट्री इज द इम्पैक्ट ऑफ पोइट्री इज साइकोलॉजिकल नॉट प्रैक्टिकल। और कुछ लोग जो कहते थे ना कि पोइट्री का तो प्रैक्टिकल फायदा होना चाहिए, वो हैकलर भी कहता था, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी कहता था कि प्रैक्टिकल होनी चाहिए पोइट्री, प्लेटो भी यही कहता था। तो पोइट्री का इम्पैक्ट प्रैक्टिकल नहीं होता, साइकोलॉजिकल होता है, ये आपको होप देती है साइकोलॉजिकली। ये नहीं होता कि आपने पोइम लिख दी है तो उसी वक्त सब कुछ बदल जाएगा, खुद ब खुद दुनिया ठीक हो जाएगी, ऐसे नहीं होता। आपको साइकोलॉजिकली कंसोलेशन बस मिल जाती है, इंसान के माइंड में होप आ जाती है और फिर उसकी तबीर, उसकी रियलाइजेशन बाद में लेट ही आती है। लेकिन ये नहीं होता कि बस पोइम लिखी और चुटकी भर में दुनिया के मसले हल हो गए, ठीक है।
ऐसे नहीं होता. पोइट्री डज नॉट फोर्स मैन टू गो एंड फाइट. पोइट्री वायलेंस पे उकसाती नहीं है, इंस्टिगेट नहीं करती. जैसे कि वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और हैकलर कहते थे कि नहीं, वायलेंस पे बंदे को चाहिए कि बस पोइट्री पढ़े और बस बंदूक उठा ले. ठीक है ना, वो यही चाहते थे कि पोइट्री को डायरेक्ट एक्शन पे आमादा करना चाहिए, लोगों को इंस्टिगेट करना चाहिए. लेकिन डब्ल्यू बी येट्स कहता है कि पोइट्री को फोर्स नहीं करना चाहिए लोगों को एक्शन पे, बल्कि ये तो आपको पोइट्री तो वायलेंस विदाउट से बचाती है. वॉलेस स्टीवंस ने ही कहा था ना, वायलेंस फ्रॉम विद इन व्हिच प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम वायलेंस फ्रॉम विदाउट. बाहर की वायलेंस से बचाना चाहिए पोइट्री को तो बल्कि आपको. But poetry shows what is right or wrong. Poetry's main function is to create psychological effect rather than leading to violent practicality. ये violence पे उकसाती नहीं है, ये psychological effect करती है आप में, आपको समझ आ जाती हैं दुनिया के मसले जब आप अच्छे poet की poetry पढ़ते हैं. This reminds us of Heaney's reference to Wallace Stevens in the earlier part of the lecture. Wallace Stevens ने भी पहले भी कहा था कि the nobility of poetry is a violence from within that protects us from a violence without. Poets जो होते हैं आपको पता है वो non-violent people होते हैं, becalmed होते हैं. Another important redressing effect of poetry emerges as a power-giving voice to aspects which have not been expressed in ethnic, social, sexual and political life in factual writing. Poetry का एक redressing effect ये भी है कि जो issues, ethnic, social, sexual, political issues जो कि discuss नहीं हो पाते दूसरे spheres of literature में, तो poetry इसको discuss कर सकती है. लेकिन फिर वही बात ही नहीं कहता, limited नहीं करना आपने. ये ना हो बस एक ही किस्म का issue आप उठा लें और उसी पे poetry करना शुरू कर दें. आप variety दें. poet को चाहिए कि poet की themes जो है ना उनमें variety हो. Thus poetry appears as a very strong weapon to correct various social injustices. ये एक और benefit है poetry का, redressing effect. लेकिन ये कि वही ना, पोइट्री को प्रोपेगेंडा नहीं बनना चाहिए, वरना वो लिमिटेड हो जाएगी पोइट्री, और पोइट्री नहीं रहेगी. ये रीड्रेस ऑफ पोइट्री है, यानी कि पोइट्री को ठीक कैसे करना है. पोइट्री तो दूसरी चीजें तो पोइट्री बहुत ठीक कर रही है, लेकिन पोइट्री खुद खराब हो रही है. रीड्रेसिंग इफेक्ट ऑफ पोइट्री का मतलब है पोइट्री दुनिया की क्या क्या चीजें ठीक कर रही है, आदमियों को होप दे रही है, सोशल ये जो इल्स हैं वर्ल्ड के इनका सोल्यूशन दे रही है. लेकिन अगर आप पोइट्री को सिर्फ पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए यूज करें तो पोइट्री प्रोपेगेंडा बन जाएगी. पोइट्री अपनी नेचर, अपनी इंटेग्रिटी वायलेट कर देगी, खुद खराब हो जाएगी. तो फिर पोइट्री को कैसे ठीक करना है, रीड्रेस ऑफ पोइट्री यानी कि पोइट्री को कैसे ठीक करना है, उसके भी उसने बताया कि जी काउंटरवेटिंग फंक्शन होना चाहिए पोइट्री में, सिमोन वील्स लॉ. और लिमिटेड स्कोप नहीं होना चाहिए पोइट्री का, और पोइट्री का इंपैक्ट प्रैक्टिकल नहीं होता, साइकोलॉजिकल होता. वायलेंस पे नहीं, डायरेक्ट एक्शन पे नहीं उकसाती अच्छी जो पोइट्री है. अच्छा जी, इन द वर्ल्ड टुडे पॉलिटिक्स हैज एंटर्ड लिटरेचर. वी फाइंड द पोस्ट कॉलोनियल बैकलैश. लिटरेचर में पॉलिटिक्स बहुत आ गई है, पोइट्री में भी पॉलिटिक्स आ गई है. पोस्ट कॉलोनियल बैकलैश का मतलब है कि कॉलोनियलिज्म खत्म हो गया ना. आपने इंपीरियलिज्म पढ़ा है, कल्चर इंपीरियलिज्म, उसमें यह कि आपको पता है कॉलोनियलिज्म आहिस्ता आहिस्ता दुनिया से जा रहा है. इंग्लिश वो कॉलोनीज जो थी वो खत्म हो रही हैं, बल्कि खत्म हो चुकी हुई. पोस्ट कॉलोनियल बैकलैश, कॉलोनियलिज्म के एरा के बाद इसमें पोस्ट कॉलोनियल एरा में हम, तो इसमें कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट बहुत सीवियर किस्म का एडवर्स रिएक्शन आ रहा है. कॉलोनियलिज्म को ज़रा क्रिटिसाइज, रिफ्यूट किया जा रहा है. एंड साइलेंस ब्रेकिंग कैरेक्टर्स इन द पोइट्री रिटन इन द लेट 20th century. साइलेंस ब्रेकिंग यानी कि शॉकिंग टॉपिक्स को डिस्कस किया जा रहा है पोइट्री में. तो ये पॉलिटिक्स वाकई आ गई है पोइट्री में, लेकिन हिनी कहता है कि इसके आने से पोइट्री बर्बाद हो गई है, कि आपने पोइट्री को लिमिटेड कर दिया, सिर्फ पॉलिटिकल इश्यूज को वो डिस्कस कर रही है. ये मकसद नहीं था पोइट्री का, पोइट्री तो बहुत बड़ी एक स्कोप था उसका, इससे पोइट्री बर्बाद हो गई है. Heaney states that if the अगला पैराग्राफ छोड़ के उस अगले पे आए. Heaney states that if the poet transcends into the domain of the previously denied facts or suppressed realities, he should make sure that his poetry should never become propaganda. यही वो कहता है, अगर पुराने भी मसले को डिस्कस करने हैं या जो भी प्रॉब्लम डिस्कस करनी है, प्रोपेगेंडा ना बने बस पोइट्री में. यही है हिनी का कंसर्न. अब ये है कि हिनी कोट्स वॉलेस स्टीवंस दैट पोएट्री क्रिएट्स एन अल्टरनेटिव वर्ल्ड टू द वर्ल्ड ऑफ फैक्ट. ये भी बताया था, रियल वर्ल्ड के अगेंस्ट एक अल्टरनेटिव वर्ल्ड दिखाती है. पोएट्री सजेस्ट व्हाट ऑट टू बी. पोएट्री बताती है कि होना कैसे चाहिए चीजों को. रियल वर्ल्ड में जो चीजें हैं, जरा बहुत सी चीजें वैसी नहीं होनी चाहिए जैसे हैं. रियल वर्ल्ड में बड़े प्रॉब्लम्स हैं, बड़ी सफरिंग है, मिजरीज हैं, क्रूअल्टीज हैं, ठीक है, इश्यूज हैं. तो पोएट्री आपको बताती है कि कैसे होना चाहिए था रियल वर्ल्ड को, कैसे ये इश्यूज, ये प्रॉब्लम, सफरिंग्स नहीं होनी चाहिए थी रियल वर्ल्ड में. तो आपको अल्टरनेटिव वर्ल्ड दिखाती है, उससे आपको पता चलता है क्या क्या नहीं होना चाहिए था. पोएट्री शुड मेंटेन इट्स इंटेग्रिटी एट ऑल टाइम्स. पोएट्री सारे मसले डिस्कस करे लेकिन अपनी इंटेग्रिटी ना लूज करे, प्रोपेगेंडा ना बन जाए, अपनी जो एक एसेंशियल उसकी नेचर है वो बरकरार रखे. It should not dissolve itself in politics. Politics में गुम ही ना हो जाए पोएट्री. If it does so, it will lose its meanings and context. वरना अपना वो मतबा खो देगी पोएट्री. पोएट्री शुड बी फॉर इट्स ओन सेक. पोएट्री का कोई पर्पस नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है आर्ट पर्पस होना चाहिए, लेकिन अगर पर्पस लेस भी है तो इट्स ओके, क्योंकि आर्ट के लिए आप होता है एस्थेटिक पर्पस भी तो होता है ना, तो जरूरी नहीं कि प्रैक्टिकली पर्पस हो. एस्थेटिक पर्पस के लिए भी लिखी जा सकती है पोएट्री. पोएट्री कैन बी फॉर इट्स ओन सेक, जैसे कि भाई आर्ट फॉर आर्ट सेक, ऑस्कर वाइल्ड का जो डिक्टम है, जिसका मैंने क्वेश्चन भी आपको दिया था टेस्ट में. पोएट्री कैन मेंटेन इट्स आर्टिस्टिक इंटेग्रिटी येट प्रमोट कल्चर एंड पॉलिटिकल चेंज एट द सेम टाइम. तो अगर तो पोएट्री अपनी आर्टिस्टिक इंटेग्रिटी मेंटेन करती है, ठीक है, अपनी सेशनल नेचर, फिर जो मर्जी वो
कल्चरल और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को टच करे, इट्स ओके, लेकिन प्रोपेगेंडा ना बने। अगले पैराग्राफ की लास्ट लाइन देखें, हेंस अ पोएट कैन वेरी सक्सेसफुली आर्टिकुलेट हिज इमेजिन्ड कॉन्शियसनेस एंड द नेशनल आइडियोलॉजी। वो इकबाल की बात उसने एग्जांपल दी है कि पोइट की तो देखें ना दो रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, एक उसकी इंडिविजुअलिटी को एक्सप्रेस वो करना चाहता है, इंडिविजुअलिज्म, एक है कोलेक्टिविज्म, ठीक है, यानी कि आप कम्युनल लेवल पे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। एक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी जात क्या कह रही है, दूसरी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मेरी सोसाइटी को मेरे से क्या रिक्वायर्ड है, वो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और दोनों ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है ना ये डिस्चार्ज कर सकता है बड़े इफेक्टिवली। अपनी इमेजिन कॉन्शियसनेस भी वो एक्सप्रेस कर सकता है पोइट्री में, और नेशनल आइडियोलॉजी, नेशनल कॉजेज भी वो एक्सप्रेस कर सकता है पोइट्री में, जैसे अल्लामा इकबाल ने की है। यानी कि अपनी इनफरादियत भी कायम रख सकता है और अपने जो सोशल इशूज है, नेशनल आइडियोलॉजी, उसको भी प्रमोट कर सकता है। आयरिश पोइट्री इज अनदर एग्जांपल हैविंग अ फर्म ग्राउंड एंड नेशनल पर्पस। आयरिश पोइट्री में भी यही है कि उसको नेशनलिज्म के लिए बहुत यूज किया गया है, ठीक है ना। डब्ल्यू बी येट्स ने नेशनलिस्ट पोइट्री काफी लिखी है, आयरिश फ्रीडम स्ट्रगल के मुताबिक काफी आयरिश पोइट्स ने उसको यूज किया है। तो इन इमर्जेंट कल्चर्स द स्ट्रगल ऑफ इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस टुवर्ड्स एफर्मेशन and distinction become the collective consciousness towards self-definition when expressed in poetic diction। अब यह है कि हिनी ने यह कहा था कि अगर आप पोइट्री को सिर्फ पॉलिटिकल इश्यूज पे अगर आप रिजर्व कर देंगे या उसको लिमिट कर देंगे तो पोइट्री नहीं रहेगी, प्रोपेगेंडा बन जाएगा। लेकिन हिनी ने फिर अभी काउंटर आर्गुमेंट भी दिया, क्रॉस आर्गुमेंट। अपनी बात को अब देखें, वो एंटीथेटिकल वे में एंटीथेसिस अपनी पुराने थीसिस का दे रहा है यहाँ पे। वो कह रहा है कि जरूरी नहीं है, यानी कि ये भी कोई पक्की बात नहीं है कि आप पोएट्री को पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए ना यूज करें। ये भी नहीं कह रहा, ये नहीं कह रहा है आप करें पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए, नेशनलिस्टिक पर्पसेस के लिए यूज करें, क्योंकि पास में भी लोगों ने किया। लेकिन ये कि पोएट्री की एसेंशियल नेचर नहीं लूज होनी चाहिए, पोएट्री को उस पर ही ना सिर्फ फोकस रहे, पोएट्री के इश्यूज दूसरे भी होने चाहिए, उसको भी आप टच कर सकते हैं, पॉलिटिकल इश्यूज को भी। जैसे कि अब आयरिश पोएट्री में यही है कि पोइट्स अपने आप को भी मनवाना चाहते हैं, इंडिविजुअलिटी, अपनी इंफरादियत भी कायम रखना चाहते हैं। देखें ना, द स्ट्रगल ऑफ इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस टुवर्ड एफर्मेशन, यानी कि इंफरादियत भी कायम रखना चाहते हैं, एंड डिस्टिंक्टनेस बिकम्स अ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस टुवर्ड सेल्फ डेफिनेशन। और ये है कि कलेक्टिविज्म पे भी बिलीव करते हैं, यानी कि अपनी कलेक्टिविज्म यही है आप सोसाइटी के लिए सोचना, अपनी कौम के लिए भी वो सोचते हैं, जिसकी वजह से आयरिश पोएट्री आपको पता है ना आयरिश फ्रीडम स्ट्रगल के अगेंस्ट आयरिश फ्रीडम स्ट्रगल के अराउंड ही बिल्ट है, उसके पे ही फोकस है उनका। तो अपने इंफरादियत भी वो कायम रख रहे हैं और अपनी इज्तिमाई जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो अपनी सोसाइटी की तरफ उनका जो वो करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की तरफ, वो भी वो फुलफिल कर रहे हैं व्हेन एक्सप्रेस्ड इन पोएटिक डिक्शन। तो ये दोनों आप पर्पसेस फंक्शन अचीव कर सकते हैं थ्रू पोएट्री। अपनी आप इमेजिन कॉन्शियसनेस जो है उसको भी एक अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं कि वो लीप फॉरवर्ड करे या वो एक्सप्रेस करे अपने आप को थ्रू पोएम्स। और आपका कोलेक्टिव कॉन्शियसनेस, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस अपनी, यानी कि कॉन्शियसनेस जो वो करना चाह रहा है, इंफरादियत उसकी वो भी रहे, जैसे कि एक प्लेयर होता है ना अपने लिए भी खेलता है और टीम के लिए भी खेलता है, उसी तरह इंफरादी कॉन्शियसनेस भी वो उसको भी अपॉर्चुनिटी मिले एक्सप्रेस करने की। और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस यानी कि जो उसके लोग जो सोच रहे हैं उसको भी एक्सप्रेस, उन लोगों की सोच भी वो एक्सप्रेस करे अपनी पोएट्री के थ्रू, अपनी सोच भी एक्सप्रेस करे, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस और लोगों की सोच, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, सोसाइटी में जो सोशल एल्स हैं, सोशल इश्यूज हैं, उनको भी वॉइस वो करे टुवर्ड सेल्फ डेफिनेशन। जैसे कि उसकी सोसाइटी में क्या इशू था, आजादी चाहते थे आयरिश, तो उनका कंसर्न भी वो हाईलाइट करे, अपनी पर्सनल इंफरादियत भी, अगर इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस कोई ऐसी इशू है जो वो डिस्कस करना चाह रहा है जो उसकी जात से रिलेटेड है वो भी करे। लेकिन अगर सोसाइटी से रिलेटेड है, क्योंकि वो सेल्फ डेफिनेशन चाहते थे, अपना राइट्स चाहते थे, तो वो भी कर सकता है वो। तो ये दोनों आजकल साइड बाय साइड ही चलते हैं, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस यानी कि अपनी जो वो खुद करना चाह रहा है, और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जो उसके माशरा, जो उसकी सोसाइटी है, उसकी क्या सोच है, वो भी पोएट्री के थ्रू वो दिखा सकता है। इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म रेकनसाइल्ड, या आप हेडिंग दे सकते हैं। आपको पता है ना इन्हीं दोनों का फटा चलता है लाइफ में, इंडिविजुअलिज्म और कलेक्टिविज्म का शुरू से जंग है कि इंफरादियत और इज्तिमाइयत में बैलेंस कहाँ पे आना चाहिए, यही क्वेश्चन है। तो आप इंफरादियत और इज्तिमाइयत दोनों चीजें बरकरार रख सकते हैं पोएट्री के थ्रू। आयरिश पोइट्स ने ये किया है, डब्ल्यू.बी. येट्स ने। He moves forward to introduce the sixth redressing effect of poetry. In the process of redress, poetry reshapes, redefines ideas of literary excellence, originally considered ideals. Poetry gives new ideas and opens new horizons of thoughts. All writers begin as readers, and even the most disaffected ones internalize the norms and forms of tradition from which they want to break. ये एक और पॉइंट है कि अगर अब आयरिश जैसे पोइट्स हैं, जैसे कि डब्ल्यू.बी. येट्स हैं, आपको पता है आयरिश फ्रीडम स्ट्रगल जो थी वो अगेंस्ट ब्रिटिश ऑक्यूपेशन थी, ठीक है, अगेंस्ट ब्रिटिश टिरनी वो स्ट्रगल कर रहे थे। तो जब आप उसके अगेंस्ट ब्रिटिश टिरनी जब वो स्ट्रगल कर रहे थे सारा कुछ, तो अब पोइट्स का क्या रोल है? पोइट्स ज़ाहिर है एक तो इनफरादी भी उसका पर्पज़ है कि वो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस एक्सप्रेस कर सकता है पॉइंट्स में, लेकिन उसकी एक
सोशल कॉन्शियसनेस भी, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस भी उसने एक्सप्रेस करनी है, यानी कि अपनी नेशनल पर्पस भी देखना है, नेशनल आइडियोलॉजी कि मेरी नेशन बड़ी मुश्किल वक्त से गुजर रही है, आयरिश नेशन, उनकी कॉज को भी प्रमोट करना है, आयरिश नेशनलिज्म पे भी बात करनी है उसने अपनी पोइट्री में। लेकिन जब वो आयरिश नेशनलिज्म को सपोर्ट करना चाहेगा पोइट्री में, तो किस लैंग्वेज में करेगा? लैंग्वेज तो उसकी इंग्लिश ही है। अब इंग्लिश गवर्नमेंट के वो अगेंस्ट लिखना चाह रहा है, आयरिश नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल को वो सपोर्ट करना चाह रहा है, एक आयरिश पोइट यानी कि W.B. येट्स, लेकिन जबान वो गोरों की, अंग्रेजों की यूज कर रहा है, इंग्लिश की यूज कर रहा है। समझे आपके नहीं कि अंग्रेजों को गालियां देना चाह रहा है, वो अंग्रेजों से मुराद है ब्रिटिश गवर्नमेंट को गालियां देना चाह रहा है कि हमें आज़ादी दो, लेकिन गालियों से मुराद ये है कि यानी कि पोइट्री में कंडेम करना चाह रहा है ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो उन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ है आयरिश सॉवरेनिटी को, लेकिन ये कि उसके लिए जो मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन है वो इंग्लिश ही यूज कर रहा है। तो होता ये, अब जरा इंग्लिश उसने, जब वो इंग्लिश यूज करेगा इसका मतलब उसने सारी जिंदगी इंग्लिश पढ़ी है, तो इंग्लिश यूज करने के काबिल हुआ ना। तो जब आप लैंग्वेज पढ़ते हो ना, तो लैंग्वेज जब आप पढ़ते हो तो आप वो लैंग्वेज ज़रा आपको पता है किसी कल्चर से आती है, तो आप जो भी लैंग्वेज पढ़ते हो जिस कल्चर से उसका ताल्लुक होता है वो आप पे स्ट्रांगली इफेक्ट करता है। और अगर आपने उस कल्चर को कंडेम करना है ना, तो फिर आप वो लैंग्वेज ना पढ़ो, आप किसी और लैंग्वेज में उस कल्चर को कंडेम करो, क्योंकि होगा पता क्या, अगर आप इंग्लिश कल्चर को कंडेम करना चाहते हो और आप इंग्लिश लैंग्वेज यूज करके इंग्लिश कल्चर को कंडेम करना चाह रहे हो ना, तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप सारी जिंदगी इंग्लिश पढ़ोगे, पहले तो सीखोगे, जितनी देर में आप सीखोगे आप उतनी देर तक इंग्लिश कल्चर के फैन बन गए होगे, आप उनको भूलोगे ही नहीं, गाली नहीं दोगे। सिंपल सी एग्जाम्पल देता हूँ, इंग्लिश लिटरेचर है, आप पढ़ते हो सकता है आप में से बहुत सारे इंग्लिश लोगों को बुरा समझते हो पहले, आज से कोई साल 2 साल पहले तक, लेकिन जब आपने इंग्लिश लैंग्वेज ये पढ़ी है तो उनके कल्चर से आप जो है वो आपको उनके कल्चर के बारे में इंफॉर्मेशन मिली, नॉलेज मिला, आप शायद उनके उतने अब अगेंस्ट नहीं रहे, इंग्लिश से मुराद ब्रिटिशर्स के, जितने आप पहले थे, क्योंकि आप जिस मुल्क की जुबान पढ़ते हो ना, जब भी किसी भी मुल्क की जुबान पढ़ो तो उनकी नॉर्म्स, उनके जो कल्चरल वैल्यूज हैं वो काफी हद तक आप इंसान अडॉप्ट कर लेता है, किसी भी कल्चर की लैंग्वेज इंसान पढ़े। तो ये एक है इशू कि कल्चरल इंपीरियलिज्म में भी आपने यही पढ़ा होगा ना, ठीक है। ये भी देखते हैं, एडवर्ड सईद shares Heaney's point of view in culture and imperialism, culture and anarchy. He says that the sensibility of the people of the colonies is colored by the sensibility of the imperial masters. यानी कि जो कॉलोनाइज्ड होते हैं ना, जो कॉलोनी में रह रहे होते हैं, उनकी सेंसिबिलिटी वही बन जाती है जो उनके इंपीरियल मास्टर्स की होती है, वही सोच बन जाती है। यानी कि जो सब्जुगेटेड होते हैं ना, जो कि ऑक्यूपाइड होते हैं लोग, उनकी सेंसिबिलिटी, उनका जो सब्जुगेटिंग जो फोर्सेस, जो काबिज फोर्सेस, ऑक्यूपाइंग फोर्सेस हैं, उनकी सेंसिबिलिटी की तरह की ही बन जाती है। सिंपल सी बात है कि अंग्रेज जब यहाँ पे थे सब कॉन्टिनेंट में, तो उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज इंट्रोड्यूस की, कल्चर इंट्रोड्यूस किया, अब वो तो जा चुके हैं, लेकिन हमारा कल्चर काफी हद तक जो है ना वो इंग्लिश कल्चर ही है। उन्होंने जो चीजें इंट्रोड्यूस करवाई थी, आप देख लें, हम मुगलिया स्टाइल में तो नहीं रह रहे, ठीक है ना। ये मुगलिया स्टाइल से पहले का जो स्टाइल था अंग्रेजों का, हमारा जो स्टाइल है, हमारी क्लोथिंग देख लें, हमारी लैंग्वेज देख लें, ऑफिशियल लैंग्वेज तक इंग्लिश है हमारी, ये अभी हम इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो असरात, जब आप किसी कल्चर की लैंग्वेज पढ़ते हो तो उस कल्चर के काफी इन्फ्लुएंसेस होते हैं यहाँ पे, लैंग्वेज इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कल्चर। तो इंपीरियलिज्म हैज सर्कुलेटेड इन आवर माइंड्स अ कल्चर दैट वी ट्राई टू रिजेक्ट। इंपीरियलिज्म हम पे आया जब ब्रिटिश गवर्नमेंट की यहाँ पे गवर्नमेंट रही, तो उसने हमारे माइंड्स में कल्चर एक ऐसा बिठा दिया कि अब हम जितना मर्जी उनके कल्चर को बुरा भला कहें, हमारे माइंड्स में वो बैठ चुका है। हम अंग्रेजों का कल्चर जितना मर्जी बुरा भला कहें, क्योंकि हमने उनकी लैंग्वेज सीख ली है। जब आप लैंग्वेज सीख लेते हो तो वो कल्चर आपके अंदर सर्कुलेट कर जाता है, ठीक है। अच्छा जी, if a poet wants to rebel against a tradition, he will have to deny the normative authority of the dominant language. अगर पोइट ने एक ट्रेडिशन के अगेंस्ट, एक पोइट ने क्या करना है, पोइट ने अगर सपोज नई तरह की पोइट्री करना चाह रहा है, तो पोइट एक जिद्दत, इनोवेशन क्रिएट करना चाह रहा है पोइट्री में, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको सबसे पहले लैंग्वेज में जो मास्टर्स हैं, क्लासिकल मास्टर्स हैं उस लैंग्वेज के, उनकी अथॉरिटी को डिनाई करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही कि आपने किसी कल्चर को डिस्पैरेज करना है, किसी कल्चर को आपने क्रिटिसाइज करना है, ठीक है ना। तो उस कल्चर को क्रिटिसाइज करने से पहले आप उसकी लैंग्वेज से जान छुड़ाओगे, क्योंकि जब तक आप उसकी लैंग्वेज पढ़ोगे वो कल्चर तो आपको अफेक्ट करता रहेगा, पॉजिटिवली इंप्रेस करेगा आपको। उसी तरह अगर पोइट ने एक, अब इंग्लिश पोइट्री में अगर आप कोई चीज़ चेंज करना चाह रहे हैं, आप कोई नया किस्म का नॉवल लिखना चाह रहे हैं, नया किस्म का ड्रामा लिखना चाह रहे हैं, सपोज करें, तो नया किस्म का ड्रामा लिखना चाह रहे हैं, इसका मतलब है आपको फिर जो इस ड्रामे के मास्टर्स हैं, इंग्लिश ड्रामे के मास्टर्स यानी कि शेक्सपियर वगैरह, उनकी नॉर्मेटिव अथॉरिटी को चैलेंज करना पड़ेगा, तब जाके आप एक ड्रामे की नई फॉर्म निकालेंगे। वरना तो आप उसी फॉर्म को फॉलो करेंगे जो कि शेक्सपियर फॉलो करता रहा था, जो इंग्लिश लैंग्वेज के मास्टर्स ने फॉलो किया, ठीक है। अ गुड रिस्पॉन्सिबल पोएट हैज रेड वास्टली अबाउट द ट्रेडिशन इन विच ही राइट्स. You can rebel against a tradition if you don't become a part of it first. Hence, to question authority, a challenge the normative authority of a language is also a form of redress.
ये भी एक रीडर्स है। अगर आप पोइट्री को चेंज करना चाह रहे हैं, पोइट्री की एक नई फॉर्म आप इशू करना चाह रहे हैं, निकालना चाह रहे हैं, तो उसके लिए जो उसकी नॉर्मेटिव अथॉरिटीज़ हैं, जो उस पोइट्री की फील्ड में, उस लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में जो अथॉरिटीज़ पहले से बैठी हैं, फिर ये है कि आपको उनको चैलेंज करना पड़ेगा। ये भी एक फंक्शन, उनकी अथॉरिटी को चैलेंज करोगे तभी जाके आपको नई चीज़ निकालोगे ना, ठीक है ना। अगर आपने शेक्सपियर के ड्रामे से हट के कोई ड्रामा लिखना है, सिंपल सी बात है, ऐसा ड्रामा इंट्रोड्यूस करना है इंग्लिश में जो पहले नहीं लिखा गया, तो आपको जितने भी प्ले राइट्स इंग्लिश में गुजरे हैं उनकी अथॉरिटी को चैलेंज करना पड़ेगा, तब जाके आपको नई चीज़ लिखेंगे। अदरवाइज अगर आप उनको चैलेंज नहीं करेंगे तो आप उन्हीं जैसी कोई चीज़ प्रोड्यूस कर लेंगे, आप नई शायद कोई ट्रेडिशन आप बदल ना सकें। ट्रेडिशन बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? जब आप ट्रेडिशन बदलते हैं, ठीक है, जब आप एक कोई ट्रेडिशन बदलते हैं तो आपको पुरानी ट्रेडिशन को क्रिटिसाइज करना पड़ता है। पुराने से जान छुड़ाते हो तो नया नया ट्रेडिशन आता है। तो वही बात है, अगर आपने ट्रेडिशन बदलना है इंग्लिश पोइट्री का, तो उसके लिए आपको पुराने जो मास्टर्स हैं, इंग्लिश पोइट्स जो हैं, उनकी अथॉरिटी को चैलेंज करना पड़ेगा। तो ये फंक्शन जो है ये पोइट्री का एक ये भी है कि अगर आपने ट्रेडिशन बदलना है तो आपको ये भी करना पड़ेगा। दिस इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ रीडर्स। ये बोथ थॉमस मैकडोना एंड जेम्स जॉयस, सॉरी अगला पैराग्राफ जो है उसकी चौथी लाइन देखें। बोथ थॉमस मैकडोना एंड जेम्स जॉयस चैलेंज द एंड क्वेश्चंस द अथॉरिटी ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर एंड इंग्लिश लिरिक नॉवल एंड इट्स वीकनेस, बट देयर प्रिंसिपल लैंग्वेज वाज इंग्लिश इटसेल्फ। बोथ डिड नॉट क्रिटिसाइज फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म। थॉमस मैकडोनाल्ड, जेम्स जॉयस, ये आयरिश दो राइटर्स थे। ये वही वाली बात है कि जब आप किसी कल्चर को रिजेक्ट करना चाह रहे हैं तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि आप उस कल्चर की लैंग्वेज को रिजेक्ट करें। अगर आप एक कल्चर को रिजेक्ट करना चाह रहे हैं लेकिन आप लैंग्वेज उसी कल्चर की पढ़ रहे हैं तो आप तो उस कल्चर के फैन बन जाएंगे, आप तो उसको कभी भी रिजेक्ट नहीं कर सकेंगे। तो ये थॉमस मैकडोनाल्ड, जेम्स जॉयस जो थे, पढ़ ये इंग्लिश रहे थे लेकिन ब्रिटिश कल्चर को कंडेम करना चाह रहे थे, ब्रिटिश एम्पायर को, ठीक है ना, लेकिन कर इंग्लिश लैंग्वेज में रहे थे। यानी कि जिस कल्चर को कंडेम कर रहे हैं ब्रिटिश एम्पायर को, वो ब्रिटिश लैंग्वेज में ही कंडेम करना चाह रहे हैं। तो ये तो एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट नहीं हो सकती ना, सक्सेसफुल एंडेवर नहीं हो सकता, ठीक है। और इस वजह से वो प्रॉपर्ली क्रिटिसाइज नहीं कर पाए ब्रिटिश एम्पायर को। तो इसमें पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि ये जो दो साहिबान हैं, थॉमस मैकडोना और जेम्स जॉयस, इन्होंने पॉइंट आउट करने की कोशिश की ब्रिटिश एम्पायर में जो जो शॉर्टकमिंग्स थी, ठीक है ना, ब्रिटिश एम्पायर में, लेकिन लैंग्वेज इन्होंने इंग्लिश ही यूज़ की। उन्होंने बताया कि ब्रिटिश एम्पायर का पॉलिटिकल सिस्टम करप्ट है, ये वो बताना चाह रहे थे, लेकिन लैंग्वेज इंग्लिश इन्होंने यूज़ की और पोइट्री लिखी, ऐसी पोइट्री लिखी जिसने हाईलाइट किया ब्रिटिश एम्पायर की एक्सेसेस को, ब्रिटिश एम्पायर की ज्यादतियों को। तो अब हिनी ये कहता है कि अगर कोई पोइट एक खास करप्ट पॉलिटिकल सिस्टम की तर्जमानी कर रहा है, अक्कासी कर रहा है, उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, जैसे कि इन्होंने ब्रिटिश एम्पायर की जो एक अनप्रिंसिपल्ड पॉलिटिकल सिस्टम था, एक्सेसिव पॉलिटिकल सिस्टम, उसको हाईलाइट किया, ठीक है ना। तो अगर कोई पोइम्स ऐसी लिखी जा रही हैं जो कि खास पॉलिटिकल सिस्टम के खिलाफ लिखी जा रही हैं, तो मुझे बताएं कि जरा पोइट्री प्रोपेगेंडा बन गई, लेकिन इसमें पोइट्री का कसूर है या कि जो बंदा पोइट्री को इस्तेमाल कर रहा है गलत किस्म के पॉलिटिकल सिस्टम को कंडेम करने के लिए, उसका कसूर है। जरा पोइट्री का कोई कसूर नहीं है। पोइट्री का तो लेवल इससे बहुत आ गया है। पोइट्री में तो इनफिनिट पॉसिबिलिटीज हैं। जो यूज कर रहा है पोइट्री को इस मकसद के लिए, कसूर उसका है। तो पोइट्री की इंटेग्रिटी कभी भी ना क्वेश्चन की जाए, ये वो ही नहीं का थीसिस पॉइंट है कि पोइट्री की इंटेग्रिटी कभी ना क्वेश्चन करें। पोइट्री का कोई कसूर नहीं है कि अगर पोइट्री एक खास वक्त में, पोइट्री को एक खास जो पोइट है वो एक पॉलिटिकल सिस्टम को क्रिटिसाइज करने के लिए यूज करता है, जैसे कि इन्होंने थॉमस मैकडोना, जेम्स जॉयस ने यूज की। The seven reducing effect of poetry introduced by Heaney is that poetry works towards an inclusive, all-inclusive consciousness. ये पता है आपको, कॉम्प्लेक्स रियलिटी पोइट्री आपको दिखाती है रियल वर्ल्ड, और उसके बाद रियल वर्ल्ड के सारे जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं रियल वर्ल्ड की कॉम्प्लेक्सिटीज जो हैं, देखें, वो आपको रिजॉल्व फॉर्म में दिखाती है, आइडियल वर्ल्ड की फॉर्म में। लेकिन आप ये देखें कि पोइट्री जो है वो काउंटर वेटिंग फंक्शन उसका यही है ना कि रियल सिचुएशन को भी अंडरस्टैंड करो, पोइट रियल सिचुएशन को अंडरस्टैंड करके फिर लाइटर स्केल में वेट पुट इन करे। उसको दोनों साइडें देखनी होती हैं पोइट को, हेड भी देखना है, टेल भी देखना है, ये मेजॉरिटी को भी देखना है उसने, फोर्स ऑफ ग्रेविटी को भी देखना है और माइनॉरिटी को भी देखना है, यानी कि फोर्स ऑफ जो माइनॉरिटीज हैं, वीकर फोर्सेज हैं, वीकर एलिमेंट्स हैं, उनको भी देखना है, यानी कि रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स को भी देखना है और इमेजिनरी वर्ल्ड में जो सोल्यूशंस वो प्रेजेंट कर सकता है थ्रू इस पोइट्री, उनको भी देखना है, क्योंकि रियलिटी बहुत कॉम्प्लेक्स है। जब तक वो दोनों साइडों को नहीं देखेगा, रियलिटी सिंपल नहीं है, कोई चीज़ ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं है, सब कुछ ग्रे रीजन में है। इस वजह से पोइट्री जो है ना वो क्या होनी चाहिए, इसमें एक ऑल इंक्लूसिव कॉन्शियसनेस होनी चाहिए, यानी कि पोइट जो भी पोइट्री करे तो सारी उसको कॉन्शियसनेस होनी चाहिए, उसको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि सारी पार्टीज को वो देखे, सिर्फ एक पार्टी को ना देखे, एक पर्टिकुलर पार्टी को, ऑल ओवर एक कंप्लीट पिक्चर, वाइडर स्कोप, ऊपर से जाके सारों को देखे, नॉट टुवर्ड्स सिंप्लीफिकेशन बट टुवर्ड्स अ कॉम्प्लेक्स रियलिटी, क्योंकि रियलिटी कॉम्प्लेक्स होती है, रियलिटी कभी भी सिंपल नहीं होती। तो पोइट को चाहिए कि पहले तो वो कॉम्प्लेक्स रियलिटी को देखे, तब भी उसको सही प्रॉब्लम्स का पता चलेगा कि कॉम्प्लेक्स रियलिटीज में क्या है, तभी वो उसको एक पुट फोर्थ कर सकेगा उनका सोल्यूशन अपनी पोइट्री में।
पोइट को प्रेजुडिस नहीं होना चाहिए कि खास किस्म का ही एक प्रेजुडिस्ड हो जाए, खास किस्म का एटीट्यूड बस अडॉप्ट कर ले और सपोर्ट करना शुरू कर दे खास किस्म के कॉज को। पोइट की ह्यूमनिस्ट अप्रोच होनी चाहिए, इंसानी। नेक्स्ट पैराग्राफ बड़ा सिंपल है, आप इसको समझ लेंगे। इसमें यही है कि जी पोइट्री आपको एक अल्टरनेटिव वर्ल्ड दिखाती है, जिसको जब आप अल्टरनेटिव ट्रूथ दिखाती है, जिसको जब आप देखते हैं तो आपको अपने आप को समझने में मदद मिलती है, क्योंकि ये वर्ल्ड जो है लेबरिंथ की तरह है, इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, ये मेज की तरह भूल भुलैया। इन भूल भुलैयों की कॉम्प्लेक्सिटी जब सॉल्व होती है, पोइट अपनी पोइट्री में सॉल्व्ड फॉर्म में दिखाता है इस वर्ल्ड की कॉम्प्लेक्सिटीज को, तो आपको समझ आती है अपनी इस दुनिया में पोजिशन, दुनिया की भी और अपने आप को भी समझ में मदद मिलती है लोगों को। तो अब बिगर वर्ल्ड कौन सा है, पोइट्री का वर्ल्ड या रियल वर्ल्ड? ज़ाहिर है पोइट्री का, क्योंकि रियल वर्ल्ड में आपको पता है वन पॉसिबिलिटीज जो है ना वो लिमिटेड है। मतलब मेरे पास क्या पॉसिबिलिटीज हैं रियल वर्ल्ड में कि मैं टीचर बन सकता हूँ अभी, और एक दो ऑप्शन होंगे मेरे पास, लेकिन इमेजिनरी वर्ल्ड में तो मैं वर्ल्ड का किंग भी बन सकता हूँ। अगर मैं अपनी सोच की बात करूँ तो सोच में तो मैं क्रिकेटर भी बन सकता हूँ, जो कहें डॉक्टर, जितने प्रोफेशन है मैं सारे बन सकता हूँ, फंक्शन का प्रेसिडेंट बन सकता हूँ अपने माइंड में। तो पोइट्री भी क्या है, ये एक मेंटल प्रोसेस है ना, इमेजिनेटिव प्रोसेस है, वर्क ऑफ इमेजिनेशन है। इसमें वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज दिखाया जाता है ना कि वर्ल्ड ऑफ रियलिटी। इसका मतलब है बिगर वर्ल्ड पोइट्री का है, क्योंकि वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज ऐसा वर्ल्ड है जिसमें बेइंतहा पॉसिबिलिटीज हैं, ये कभी खत्म नहीं हो सकती पॉसिबिलिटी। लेकिन रियल वर्ल्ड में लिमिटेड सिचुएशंस हैं। जो आइडियल वर्ल्ड है वर्ल्ड ऑफ पोइट्री, उसमें इनफाइनाइट सिचुएशंस हैं, तो बिगर वर्ल्ड वर्ल्ड ऑफ पोइट्री हुआ। ही सेज दैट पोइट्री इज कॉम्प्रिहेंसिव, पोइट्री बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होती है, ठीक है। इट इज नॉट मेरली अ प्रोडक्ट ऑफ इवेंट्स, पोइट्री गिव्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ, जिंदगी का पता चलता है आपको। इट डजंट चेंज, ये देखें ये सारे रीड्रेसिंग इफेक्ट्स हैं पोइट्री के, अब काउंट करते जाएं। इट डजंट चेंज लाइफ एज अ होल बट इट शोज अस व्हाट शुड बी चेंज्ड, दिखाती है कि जिंदगी को कैसे बदला जा सकता है। टू रीड सच पोइट्री इज एन एक्सपीरियंस ऑफ अ लाइफ टाइम विच इज बोथ मेमोरेबल एंड इंक्रीजेज इन वैल्यूज एज वी प्रोसीड इन लाइफ। और जब आप ऐसी पोइट्री पढ़ते हैं जो कि ऑल इंक्लूसिव, जो कॉम्प्रिहेंसिव होती है, जिसको ऐसी पोइट्री जिसको पता होता है, जिस पोइट्री को कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है वर्ल्ड में और कैसे कैसे उनका सोल्यूशन देना है, ये कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि पोइट्री हो जखीम किस्म की, तो इस पोइट्री को पढ़ने का एक्सपीरियंस भी जो रीडर का है वो बाकमाल होता है, बड़ा ही मेमोरेबल, याद ही रखता है फिर वो कि कोई पोइम पढ़ी थी। He quotes George Louis Borges who explains such an experience about what happens between the poem and the reader. ये जॉर्ज लुई बोर्जेस जो थे, ये एक राइटर हैं, ये बताते हैं कि पोइम और रीडर के दरमियान क्या चीज़ होती है। राइटर जब पोइट जो है जब एक पोइम लिख देता है तो उसके बाद क्या होता है, वो चाहता है कि जो उसकी फीलिंग थी पोइम लिखते हुए, राइटर पोइट की यही ख्वाहिश होती है कि वही फीलिंग जब कोई आम बंदा, कोई रीडर पढ़े उस पोइम को, तो वही फीलिंग जो उसको इस पोइम के लिखते वक्त थी, वही फीलिंग रीडर की भी हो। जो जॉयस प्रोसेस है वो गुजरा, जो थ्रिल, जो इमोशन उस पोइट ने एक्सपीरियंस किया, वो चाहता है कि उसका रीडर भी वही थ्रिल और इमोशन एक्सपीरियंस करे जब उसका रीडर पढ़े, जब उसने जो उसने लिखते हुए जो उसने एक्सपीरियंस किया था पोइट ने, वही एक्सपीरियंस थ्रिलिंग और जॉयफुल वो रीडर को भी मिले जब रीडर उसकी पोइम पढ़े। होता क्या है, जब अब जॉर्ज लुई बोर्जेस कहता है कि जब कोई बंदा पोइम पढ़ता है ना, तो रीडर पोइम पढ़ता है तो प्रोसेस होता है। वो क्या प्रोसेस होता है कि रीडर को मजा तब आता है पोइम का जब पोइट ने पोइम लिखते वक्त इस चीज का ख्याल किया था कि मेरे रीडर की सेंसिबिलिटी क्या है, रीडर का सोच के उसने पोइम लिखी थी कि मेरे रीडर की सेंसिबिलिटी, जब वो वाकिफ था अपने सोशल कॉजेज के साथ, उसको पता था कि उसकी सोसाइटी की नीड्स क्या है, तो उसने ऐसी पोइट्री लिख दी कि जिसको उसकी सोसाइटी की नीड्स का, रीडर की नीड्स का पता था, तो ज़ाहिर है रीडर को तो समझ भी आएगी, उसकी पोइट्री रीडर एप्रिशिएट करेगा। द टेस्ट ऑफ द एप्पल लाइज इन द कॉन्टेक्ट ऑफ द फ्रूट विद द पैलेट, नॉट इन द फ्रूट इटसेल्फ। आपको पता है जब आप सेब खाते हैं तो उसका टेस्ट जो है वो आपको टेस्ट का पता चलता है जब फ्रूट जो आपका एप्पल है वो पैलेट कहते हैं मुंह का ऊपर वाला ऐसा रूफ ऑफ द माउथ, उसके साथ जब टच करता है तो आपको सेब का टेस्ट पता चलता है। तो वो ये जिसने भी जॉर्ज लुई बोर्जेस ने कहा है कि सेब में कोई टेस्ट नहीं होता, सेब जब टच करता है ना आपके रूफ ऑफ द माउथ से, पैलेट के साथ जो माउथ में, तब जाके आपको टेस्ट मिलता है। सेब के अंदर टेस्ट नहीं होता, सेब के आपके मुंह के मिलने पे टेस्ट पैदा होता है। उसी तरह पोइट्री में कोई टेस्ट नहीं होता, पोइट्री में कोई थ्रिल या जॉय नहीं होती। पोइट्री क्या होती है, कागज पे लिखी हुई इंक होती है, कागज पे लिखे हुए चंद हरूफ होते हैं, सिंबल्स होते हैं, मीनिंगलेस सिंबल्स। लेकिन ये कि वही पोइम पढ़ के आपको पता है कुछ लोग बड़े थ्रिल्ड महसूस करते हैं, जॉय ओवरजॉयड हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं पोइम्स पढ़ के। तो इसका मतलब ये है कि वो तो पीस ऑफ पेपर पे जो पोइम लिखी थी वो तो बेजान पीस था, लेकिन उसने रीडर में जान कैसे डाल दी। जब जिस तरह सेब के अंदर टेस्ट नहीं है, सेब जब आपके मुंह के पैलेट के साथ टच करेगा तो आपको टेस्ट पता चलेगा, उस तरह पोइम के अंदर कोई थ्रिल नहीं होती। पोइम जब रीडर पढ़ता है ना, तो पोइम का रीडर से जब कांटेक्ट होता है, जिस तरह सेब का पैलेट से कांटेक्ट होता है तो टेस्ट मिलता है, उस तरह जब पोइम का रीडर से कांटेक्ट होता है तो तब रीडर को जाके थ्रिल मिलती है। इन अ सिमिलर वे पोएट्री लाइज इन द मीटिंग ऑफ द पोइम एंड द रीडर,
ठीक है, जब दोनों मिलती हैं, नॉट इन द लाइन्स ऑफ सिंबल्स प्रिंटेड ऑन द पेजेस ऑफ अ बुक, उन सिंबल्स की लाइनों में पोइट्री नहीं है जो कि पेपर पे प्रिंटेड है। व्हाट इज एसेंशियल इज द थ्रिल, द ऑलमोस्ट फिजिकल इमोशन दैट कम्स विद ईच रीडिंग। अच्छी पोइट्री की खासियत ये है, जो टोटली एडिक्वेट पोइट्री, ये हीनी का वर्ड है, टोटली एडिक्वेट पोइट्री वो है कि जो आपके रीडर में फिजिकल इमोशन पैदा कर दे। फिजिकल इमोशन का मतलब ये है कि इंसान हिल जाए थोड़ी देर के लिए, एक ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट करे रीडर में कि फिजिकली वो इमोशनल फील करे। फिजिकली का मतलब है कि फील करे, इमोशनल स्टेट उसकी इंटेंसिफाई हो जाए, टच करे, यानी कि सही पोइट्री वो है जो टच करे रीडर को। जिस पोइट्री ने आपको इंप्रेस नहीं किया वो तो पोइट्री नहीं ठीक, ठीक है। और वो पोइट्री वही है वो जो ये कहता है कि काउंटर वेटिंग फंक्शन सिमोन वील का जो पोइट्री प्रोड्यूस करे, तो उसकी उस अच्छी पोइट्री की दो कैरेक्टरिस्टिक ये बताता है। एक तो ये कि सिमोन वील का काउंटर वेटिंग फंक्शन वो करे उसमें हो, और दूसरा ये है कि रीडर जब उसको पढ़े तो उसमें फिजिकल इमोशन पैदा हो। ये गुड पोइट्री की एग्जांपल्स हैं, और जो पोइट इन क्वालिटीज को, इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, उनमें से एक पोइट का वो नाम लेता है जॉर्ज हर्बर्ट, जिसपे अगला नोट है जो कि मैं नहीं आपको पढ़ाऊंगा, आप खुद पढ़ लीजिएगा, बड़ा ईजी है। Heaney explains that poetry is a joint effort of the reader and the writer. Joint effort होती है। The poet must be the spokesman of the reader. The poet echoes the feelings of the reader. रीडर को वो फिजिकल इमोशन कब मिलता है जिस फिजिकल इमोशन से पोइट गुजरा था जब पोइट ने वो पोएम लिखी थी। तो रीडर को वही फिजिकल इमोशन मिलता है जो राइटर को मिला था जब फर्स्ट टाइम उसने पोएम लिखी थी। लेकिन ये फिजिकल इमोशन उसको तब मिलता है जब पोइट को एहसास था कि उसके रीडर की क्या नीड्स हैं, और उसको पोइट को पता था कि मेरे रीडर को क्या चाहिए। ज़रा सिंपल सी बात यह है कि आप खुश तभी होते हैं जब आपको अपने मतलब की चीज़ मिलती है बाहर से, उसी तरह रीडर खुश तभी होता है जब उसका फिजिकल इमोशन एक्साइट होता है और उसको वही चीज़ मिलती है जिसकी उसकी रिक्वायरमेंट थी। वो पोइट को जज करना चाहिए रिक्वायरमेंट। द पोइट एकोज द फीलिंग्स ऑफ द रीडर। जब पोइट अपनी पोइट्री में रीडर की फीलिंग्स एक्सप्रेस करेगा तो रीडर जब उसको पढ़ेगा तो फिजिकली वो इमोशनल फील करेगा ना, ये पॉइंट है। द पोइट मस्ट बी इंटीग्रेटेड विद द सोसाइटी। तो रीडर की सेंसिबिलिटी जज करने के लिए फिर क्या हुई है पोइट के लिए, सोसाइटी के साथ इंटीग्रेटेड वो, उसको पता हो कि सोसाइटी की नीड्स क्या हैं, तभी जाके वो ऐसी पोइट्री लिखेगा कि जब उसकी सोसाइटी के अंदर रीडर्स को पढ़ेंगे तो वो फिजिकल इमोशन फील करेंगे, टच महसूस करेंगे, बट नॉट जस्ट पर्टिकुलर। अच्छा, अब ये फिजिकल इमोशन क्यों जरूरी है ये भी देखें। रीडर्सिंग इफेक्ट ऑफ पोइट्री था एक, रीडर्सिंग इफेक्ट ऑफ पोइट्री एक और अब देखें। ये फिजिकल इमोशन जिसकी बात जॉर्ज लुई बोर्जेस ने की है, फिजिकल इमोशन से मुराद है ऐसा इमोशन जो फिजिकली मैनिफेस्ट करे रीडर। फिजिकल इमोशन से मुराद है ऐसा इमोशन जो रीडर फिजिकली मैनिफेस्ट करे थ्रू, जब हार्मोन्स आपके बॉडी के जो हैं वो सीक्रेट होना शुरू हो जाए और आप बड़ा एड्रेनलिन रश आ जाए और आप एक्साइटेड ओवर जो है यूफोरिक एक्सटैटिक फील करें, ये वो चीज़ है, हिलने लग जाए आप, ऐसी पोइट्री वाह वाह कर उठे आप। तो वो कहता है कि ये फिजिकल इमोशन जो है ये रीडर क्यों एक्सपीरियंस करता है फिजिकल इमोशन। अच्छी पोइट्री एक रीडर में फिजिकल इमोशन क्रिएट करती है। ये इसलिए फिर रीडर फील करता है फिजिकल इमोशन क्योंकि हर इंसान में दो ख्वाहिशात हैं, या तो वो किसी पास्ट मोमेंट के लिए लॉन्ग करता है, नॉस्टैल्जिक होता है इंसान और पास्ट मोमेंट्स के लिए वो लॉन्ग करता है कि काश माजी वापस आ जाए, या वो एक ऐसा मुस्तकबिल चाह रहा होता है जिसका ख्वाब होता है उसके ज़हन में लेकिन तबीर नहीं भी हुई होती है उस मुस्तकबिल की। तो ये दो पर्पसेस, ये दो नीड्स जो हैं इनको फुलफिल सिर्फ फिजिकल इमोशन कर सकते हैं। और वो फिजिकल इमोशन कैसे तारी होता है रीडर में, जब रीडर जो है वो अच्छी टोटली एडिक्वेट किस्म की पोइट्री पढ़ता है। वो पोइट्री जिसकी उसने डेफिनेशन की थी, अच्छी पोइट्री वही है ना, काउंटर वेटिंग फंक्शन जिसमें हो, जो डिलाइट भी करे, जिसमें मेकिंग प्रोसेस जो है वो आपको डिलाइट करे, यानी कि राइम स्कीम रिदम वगैरह से, और उसके बाद टीचिंग भी आपकी हो, आपको जजिंग और आपको नॉलेज भी आए जब आप जज करें उसको। तो ये जो आपकी जो एक्सपीरियंस करने की ख्वाहिश है ना कि यार काश मैं रिकवर कर लूँ कोई पास्ट मोमेंट को, या मैं एक फ्यूचर मोमेंट का मैं एक विजन दे दूँ, प्रिडिक्ट कर दूँ, इसको फुलफिल करता है वो फिजिकल इमोशन। और ये नीड्स जो है ना, तो either to recover past or prefigure future, ये हर इंसान में। Hence poetry incorporates both pleasure and wisdom. Poetry has suggestive truth. Poetry suggestive truth बताती है, objective truth नहीं बताती, suggest करती है कि ऐसा हो सकता है, ऐसे कर लो तो ठीक हो जाएंगे ये प्रॉब्लम्स, objective truth नहीं बताती। अगला पैराग्राफ देखिए। There is a sensation of both arrival and prospect in poetry that not only recovers the past but also prefigures the future, hence completing the circle of one's being. अच्छी पोइट्री, टोटली एडिक्वेट पोइट्री वही है जिसमें ये सेंसेशंस, दोनों सेंसेशंस रीडर को मिले। और कौन सी सेंसेशंस थी, अराइवल यानी कि आमद, यानी कि पुराना पास्ट जो उसका, जिसके लिए वो बड़ा लॉन्ग करता है, बहुत ज़्यादा पाइन करता है, क्रेव करता है उसको रीअक्वायर करने के लिए, उस पास्ट को जो कि पास्ट जा चुका है, जो वापस नहीं आएगा, वो पास्ट जो है जब आप ऐसी टोटली एडिक्वेट पोइट्री को रीडर पढ़ता है ना तो उसको ऐसे लगता है कि जैसे वो पास्ट उसने अचीव कर लिया। क्योंकि अच्छी पोइट्री में आपको बताया ना कि वो आइडियल वर्ल्ड दिखाया जाता है। आइडियल वर्ल्ड वो वर्ल्ड है जिसकी हर बंदा ख्वाहिश करता है। तो रीडर यही ख्वाहिश कर सकता है या तो पुराना वक्त वापस आ जाए या नया वक्त बेहतर हो जाए। तो अच्छा वक्त, पोइट जो है ना पोइट्री में आपको एक अच्छा वक्त दिखाता है, एक रियल आइडियल वर्ल्ड दिखाता है जिसमें प्रॉब्लम्स नहीं होते, प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस होते हैं उसमें।
Hence complete the circle of one's being. जब वो रीडर ये जब देखता है कि एक पोइम में उसको वही चीज़ मिल गई है जिसमें या तो उसको फ्यूचर में एक आइडियल वर्ल्ड की एक पिक्चर दिखाई जा रही है या पास्ट के जो वर्ल्ड जो कि वो मिस करता है उसको डिपिक्ट किया जा रहा है, तो रीडर का एक सर्कल ऑफ हिज बीइंग कंप्लीट हो जाता है, जो वो चाहता था वही उसको मिल गया. We can very safely borrow a phrase from George Saffris's notebooks that poetry is strong enough to help. और फिर आप ये देखो कि ये फिजिकल इमोशन कितना ज़रूरी था कि इसने फिजिकल इमोशन अच्छी पोइट्री पढ़ के रीडर पे तारी हो गया फिजिकल इमोशन, और उसको या तो उसकी नीड फुलफिल हो गई टू रिकवर अ पास्ट या उसकी नीड फुलफिल हो गई टू प्रीफिगर अ फ्यूचर. तो इसकी नीड पूरी हो गई, ठीक है ना, जो वो चाहता था वो मिल गया. तो क्या ये एक फायदा नहीं पोइट्री का? ये भी है रीड्रेसिंग इफेक्ट ऑफ पोइट्री. तो जॉर्ज सेफरिस भी यही कहता है पोइट्री स्ट्रॉन्ग इनफ टू हेल्प. तो हमने देखा जो लोग कहते थे पोइट्री का कोई फायदा नहीं, प्लेटो, हैकलर और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, उनके अगेंस्ट कितनी एग्जांपल्स दे दी हैं हिनी ने कि पोइट्री के फायदे गिनवा दिए हैं. जैसे जॉर्ज सेफरिस भी ये देखो कह रहा है कि पोइट्री स्ट्रॉन्ग इनफ टू हेल्प. जॉर्ज सेफरिस भी उनसे डिसएग्री करता है पुराने क्रिटिक्स और कहता है नहीं पोइट्री का फायदा है, हेल्प करती है आपको. किस चीज में हेल्प करती है? या तो पुराना पास्ट रिकवर कर लें या आप प्रीफिगर कर रहे हैं फ्यूचर को. आपको फिजिकल इमोशन जब आप पे तारी हो जाता है तो आपकी नीड फुलफिल हो जाती है. Poetry is actually a link between the real and the ideal. Poetry takes us to the paradise while we stay on the earth. Poetry इंसान को पैराडाइज की तरफ, आइडियल वर्ल्ड की तरफ ले जाती है, जबकि इंसान अभी जमीन में ही होता है. कितना बड़ा फायदा है इसका? आइडियल वर्ल्ड की तरफ ले जाती है ना, जो आइडियल वर्ल्ड पोएट्री पोएम में डिपिक्टेड होता है. इट बिल्ड्स अस फॉर अस अ वर्ल्ड ऑफ एस्पिरेशंस. उम्मीदों की दुनिया में दिखाती है, क्योंकि पॉइंट जो है वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज दिखाता है जिसमें होप होती है. वी लिव इन अ वर्ल्ड विच इज गिवन टू अस, वी डिड नॉट चूज इट. हम इस दुनिया में अपनी मर्जी से नहीं आए, इस दुनिया में इतने प्रॉब्लम्स हैं, मजबूर है हम यहाँ पे पैदा हो गए. बट इन आवर इमेजिनेशन वी क्रिएट आवर ओन वर्ल्ड. लेकिन हम सोच में तो पाबंद नहीं ना, सोच में तो हम ऐसी दुनिया बना सकते हैं जिसमें सारा कुछ हो, जिसमें सारी चीज़ें जो हम मिस करते हैं, जो हम चाहते हैं फ्यूचर में, वो सारी चीज़ें हो. यही पोइट्री करती है, ये भी रीड्रेसिंग इफेक्ट का फायदा है. पोइट्री शोज अस द ग्लिम्स ऑफ थिंग्स व्हिच वी मिस इन आवर लाइव्स. ऐसी चीज़ें जो हम लाइफ में मिस करते हैं पोइट्री हमें दिखाती है. हेंस वी कैन वेरी सेफली स्टेट दैट यस पोइट्री ब्रिंग्स होप, कंसोलेशन, अश्योरेंस, कंफर्ट एंड कॉन्फिडेंस. ये सारी चीज़ें पोइट्री आपको देती है. देखें कितने फायदे गिनवा दिए हैं हिनी ने. रीड्रेसिंग इफेक्ट है पोइट्री का, ठीक है. पोइट्री प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वाइटल रोल इन आवर लाइव्स. पोइट्री थ्रू इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ विजडम एंड डिलाइट हेल्प्स मैनकाइंड इन द कम्प्लेक्सिटीज ऑफ लाइफ. इन शॉर्ट हिनी हैज डिफेंडेड पोइट्री एज यूजफुल, नोबल एंड काउंटरवेटिंग. तो हिनी ने इन शॉर्ट कंक्लूड कर रहे हैं अब हम कि पोइट्री फारिग नहीं है, फजूल नहीं है पोइट्री. पोइट फारिग लोग नहीं होते. ये जो हैकलर या जो प्लेटो या जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ने इल्जाम लगाए थे, पोइट्री बड़ी यूजफुल है, नोबल एंड काउंटरवेटिंग फंक्शन है पोइट्री का. वो सिमोन वील्स लॉ. पोइट्री हेल्प्स मैन रिजॉल्व द पैराडॉक्सेस ऑफ लाइफ. इंसान को ये लाइफ, आपको पता है ना, रियल लाइफ लेबिरिंथ की तरह है, मेज की तरह, भूल-भुलैया की तरह. उसकी पैराडॉक्सेस है लाइफ की, उसको समझने में मदद देती है, अंडरस्टैंडिंग देती है आपको रियल वर्ल्ड की. पोइट्री जो है, पोइट्री गिव्स द आइडियल चीज वर्ल्ड दिखाती है आपको, द परफेक्ट फॉर्म ऑफ द इम्परफेक्ट रियलिटी. ये रियल वर्ल्ड आपको पता है इम्परफेक्ट रियलिटी है, इसकी परफेक्ट फॉर्म जो है पोइट्री आपको दिखाती है. दैट इज व्हाई ऑस्कर वाइल्ड क्लेम्ड नेचर्स रिडेम्पशन कैन ओनली कम थ्रू आर्ट. नेचर, ये जो रियल वर्ल्ड है, इसको आप सेव करना चाहते हैं तो एक ही चीज, आर्ट के थ्रू इसको आप प्रिजर्व कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, ठीक है. क्योंकि आर्ट ही इसकी आइडियल पिक्चर आपको दिखाएगी. रियल वर्ल्ड में तो कुछ भी आइडियल नहीं है, ठीक है. सब कुछ जो है वो इम्परफेक्ट है. तो नेचर को अगर आपने रिडीम करना है, अगर आपने सेव करना है, या नेचर के लिए अगर आपने कॉम्पनसेट करना है नेचर के ग्रीवेंसेस को, तो ये सिर्फ आर्ट के थ्रू पॉसिबल है, ठीक है. आगे अब चैप्टर 6 में आप देखेंगे जॉर्ज हर्बर्ट, द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अ ट्रू पोइट. अच्छी पोइट्री के उसने आपको बता दिया ना कि टीच करती है, डिलाइट भी करती है थ्रू इट्स मेकिंग, फिर टीच करती है विजडम थ्रू जजिंग एंड नोइंग, फिर काउंटर वेटिंग फंक्शन होता है इसका पोइट्री, अच्छी पोइट्री का. फिर अच्छी पोइट्री एक फिजिकल इमोशन क्रिएट करती है रीडर में, जो कि उसकी नीड फुलफिल करता है, वेदर टू रिकवर अ पास्ट और टू प्रीफिगर अ फ्यूचर. ये सारी जो है अच्छी किस्म की पोइट्री करने का माहिर है एक, वो बंदा है जॉर्ज हर्बर्ट. ये जॉन डन का कंटेम्प्रेरी था, उसी के जमाने का पोइट है जॉर्ज हर्बर्ट, और ये परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अ ट्रू पोइट. इसको बहुत डिस्कस किया है हिनी ने. इसकी 3 पोइम्स हिनी ने डिस्कस की हैं, द पुली, लव 3, द कॉलर और लव 3. और हिनी कहता है कि यही है नंबर 1 पोइट, क्योंकि ये इस पोइट ने जो मैंने असूल बताए अच्छी पोइट्री के सारे डिस्कस किए हैं, ये सारे यूज किए हैं इस पोइट ने अपनी पोइट्री में. ये नहीं कि इसकी पोइट्री पढ़ के इसकी पोइट्री में, मसलन क्या कहा, इसकी पोइट्री में काउंटरवेटिंग फंक्शन है, वही वाली बात जो हिनी ने कहा था कि अच्छी पोइट्री में होना चाहिए. इसकी पोइट्री पढ़ के फिजिकल इमोशन आ जाता है रीडर में, और वही प्रीफिगर पास्ट या फ्यूचर जो है वो प्रिडिक्ट वो कर सकता है, रिकवर पास्ट और प्रीफिगर फ्यूचर, ये भी पर्पस अचीव कर लेता है रीडर. तो ये है जॉर्ज हर्बर्ट की जो. अब देखें फिर ये कि टीच डिलाइट करती है इसकी पोइट्री, और टीच भी करती है जॉर्ज हर्बर्ट की. अब डिलाइट कैसे करती है? जैसे द पुली है, उसमें द पुली में एक वर्ड है रेस्ट. ये पुली पोइम पढ़िएगा, उसमें टेक्स्ट में है पोइम, इसमें पूरी पोइम नहीं दी गई इस आर्टिकल में, चैप्टर 6 में पढ़ लीजिएगा, टेक्स्ट में है. उसमें रेस्ट का जो है ना वर्ड, उसके 2 मीनिंग्स हैं. तो 2 मीनिंग्स का इंटरप्ले, अब ये लिंग्विस्टिक पॉसिबिलिटी उसने जो डाली है ना कि 2 मीनिंग्स का इंटरप्ले चल रहा है. एक रेस्ट का मतलब है बाकी जो बच जाए, और एक रेस्ट का मतलब होता है रेस्ट, सुकून. वो दोनों मीनिंग उसने यूज किए हैं. यही उसकी बड़ाई है कि उसने एक वर्ड को कितनी 2 सेंसेस में यूज किया है, ठीक है ना. यही एक अच्छे पोइट की ये जो है ना निशानी है कि लिंग्विस्टिक पॉसिबिलिटीज
के थ्रू वो डिलाइट करता है। तो ये जो इसने लिंग्विस्टिक पॉसिबिलिटीज दी हैं कि एक वर्ड से दो पॉसिबिलिटी निकाली है एक वर्ड से, इससे डिलाइट होता है रीडर। इस तरह कॉलर में भी हैं लिंग्विस्टिक पॉसिबिलिटीज, और उसके बाद लव 3 में भी हैं लिंग्विस्टिक पॉसिबिलिटीज। और ये है कि एंटीथेसिस है, दुनिया आपको पता है ना बड़ी कॉम्प्लेक्स है, तो लाइफ में एंटीथेसिस है, यानी कि लव है तो हेट है ना, एंटीथेसिस। क्राइस्ट है तो मैन है, बॉडी है तो सोल है, बॉडी का एंटीथेसिस सोल है। ये उसको बड़ा इंस्पायर करती थी एंटीथेसिस, जॉर्ज हर्बर्ट। तो जॉर्ज हर्बर्ट की पोइट्री है ही एंटीथेसिस के ऊपर है, यानी कि जो दुनिया में फंडामेंटल ऑपोजिट्स है ना, लाइट एंड डार्कनेस, ये सारे, ठीक है, क्राइस्ट और मैन, ये सारे एंटीथेसिस के ऊपर इसकी पोइट्री बेस करती है, बड़ा इंस्पायर्ड था इससे। आगे चैप्टर 7 में आप देखिएगा हीनीस प्रो स्टाइल, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ लेक्चर 1 में भी कि हीनीस प्रो स्टाइल भाई देखें कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट यूज करता है। जब भी पोइट्री पे एलिगेशन किसी क्रिटिक की वो दिखाता है कि एक फलाने क्रिटिक ने पोइट्री के अगेंस्ट ये एलिगेशन लेवल की है, तो फिर अपना काउंटर आर्गुमेंट, क्रॉस आर्गुमेंट भी देता है। उसका भी आर्गुमेंट क्रिटिक जो पोइट्री के अगेंस्ट है, ठीक है, उसका भी आर्गुमेंट देता है, और उसके बाद अपना, चूंकि ये तो पोइट्री का सपोर्टर है ना, अपना या किसी और क्रिटिक का जो कि पोइट्री का सपोर्टर है उसका आर्गुमेंट देता है। तो ये क्रॉस आर्गुमेंटेशन कहते हैं इस चक्कर को, यानी कि आपने अपने जो अपोजिट पार्टी है उसका आर्गुमेंट दिया, फिर उसके आर्गुमेंट को अपने आर्गुमेंट से कैंसिल जवाब देने की कोशिश की। तो दिस इज क्रॉस आर्गुमेंटेशन, ठीक है, यानी कि पोइट्री के जो अगेंस्ट हैं और पोइट्री के सपोर्टर्स हैं, पहले उनका आर्गुमेंट दिया, फिर सपोर्टर्स का आर्गुमेंट दिया, फिर पोइट्री के अगेंस्ट वालों का आर्गुमेंट दिया, फिर सपोर्टर्स का। तो ये क्रॉस आर्गुमेंटेटिव है। कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट भी आपको पहले बताया था कि दो चीजों के दरमियान कंपैरिजन होता है, उसकी सिमिलरिटीज अगर हम फाइंड आउट कर लें, और दो चीजों के दरमियान कंट्रास्ट ही होता है कि अगर उसके डिफरेंसेस हम पॉइंट आउट कर लें। तो कंपैरिजन करता है ये मुख्तलिफ क्रिटिक्स के पॉइंट्स ऑफ व्यूज में, कंट्रास्ट करता है मुख्तलिफ क्रिटिक्स के पॉइंट्स ऑफ व्यूज में। फिर ये साइंटिफिक अप्रोच है, इसकी रैशनल अप्रोच है, लॉजिकल अप्रोच में ये डिस्कस करता है चीजों को। इसका स्टाइल एफरिस्टिक भी है। अब आपने कुछ चीजें आपने देखी जो हमने कुछ कोटेशंस हमने इसमें देखी हैं, वो एक एफरिज्म्स हैं, वो कोटेशंस जैसे बेकन के एफरिज्म्स, बेकन की पिथी कोटेशंस हैं जिनमें बहुत ज्यादा रिपीट होती थी विजडम से, ये एफरिस्टिक स्टाइल है। फिर इस तरह रसल की तरह फिलोसॉफिक स्टाइल भी है इसमें, वही जो रसल का स्टाइल है फिलोसॉफिक स्टाइल, बिल्कुल उसी तरह इसका ये है। साइंटिफिक और रैशनल स्टाइल है इसका, यानी कि ये एक चीज डिस्कस करता है तो उसको डिस्कस करता है, फिर उसका क्रॉस आर्गुमेंटेशन देता है, फिर प्रॉपर्ली उसको डिस्कस करता है। दिस इज लॉजिकल स्टाइल, लॉजिक के साथ। हाँ, हिस्टोरिकल स्टाइल है इसका, हिस्ट्री में से कितनी एग्जांपल्स उसने कोट की, वर्ल्ड वॉर 1, ईस्टर राइजिंग 1916, आयरिश स्ट्रगल की, वियतनाम वॉर को भी डिस्कस किया, ठीक है। रेफरेंशियल स्टाइल है इसका, रेफरेंसेस देता है मुख्तलिफ क्रिटिक्स को, मुख्तलिफ हिस्टोरिकल एरास को, मुख्तलिफ रियल लाइफ इंसिडेंट्स को। इसी तरह फिर इसका इलस्ट्रेटिव स्टाइल है। इलस्ट्रेटिव का मतलब है कि जब भी कोई बात करता है तो उसके बाद एग्जांपल देता है, जैसे जॉर्ज हर्बर्ट की पॉइंट्स की बात कर रहा है तो उसके बाद एग्जांपल्स दे रहा है उसकी पॉइंट्स में से, द पुलिस, कॉलर और लव 3। तो ये हीनी का प्रो स्टाइल है। तो देखो जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने 3 लेक्चर्स जो वीडियो लेक्चर्स आपको दिए उसमें से आई होप दैट आई वाज एबल टू समहाउ कन्वे अ सेम्बलेंस ऑफ व्हाट द एसेंस ऑफ दिस एसे इज। I don't know if I succeeded in my effort or not, but एक चीज़ है कि अगर आप इन तीनों लेक्चर्स को बार बार सुने, डाउनलोड कर लें, पॉज करें, रिवाइंड करें, अपनी आसानी से कन्वीनियंस के साथ सुने और रिलैक्स होकर सुने, टेंशन नहीं लेनी, 3 ही लेक्चर हैं सिर्फ ये, तो आई थिंक कि आप काफ़ी कुछ जो है उसको समझने में मदद मिल सकती है। बट आई एम नॉट द जज ऑफ माई एफर्ट्स, दिस इज़ व्हाट आई लीव ऑन टू यू गाइज। सो विश यू गाइज ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड सी यू लेटर, गुड बाय।